नमस्ते। अब हम इस पूरी बात को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे, जैसे एक बड़े भाई अपने छोटे भाई को कहानी सुनाता है। मैं हर एक कठिन शब्द का मतलब, मीनिंग और उसका सही उच्चारण, प्रोनंसिएशन माइनस प्रोनंसिएशन भी बताऊंगा ताकि आप सबसे बेस्ट बन सकें। 1. इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इलेक्टो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर माइनस लिस्ट बनाने वाला बड़ा अफसर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल की। इसका मतलब होता है वोटर्स लिस्ट, यानी उन लोगों के नामों की सूची जो वोट डाल सकते हैं। भारत के हर इलाके, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी या चुनाव क्षेत्र कहते हैं, के लिए ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। चाहे वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, संसद के लिए बड़ा इलाका हो, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधायक चुनने वाला इलाका हो, या काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी, खास सभा का इलाका हो। इस लिस्ट को बनाने और उसे समय समय पर रिवाइज्ड माइनस यानी पुरानी गलतियां सुधारना और नए नाम जोड़ना करने की जिम्मेदारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ की होती है। यह अफसर कौन होता है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन माइनस चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था, राज्य सरकार से सलाह करके किसी सरकारी अफसर को इस काम के लिए चुनती है। जम्मू और कश्मीर के मामले में अब ये एक यूनियन टेरिटरी माइनस केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां भी नियम यही है कि सरकार ही इस अफसर को डेजिग्नेट माइनस यानी काम सौंपना करती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर को टीचर चुनती है ताकि वो बच्चों के नाम की लिस्ट सही रखे, वैसे ही सरकार ईआरओ को चुनती है। ये अफसर अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों को भी काम पर रख सकता है, जैसे स्कूल के टीचर्स जो घर घर जाकर ये चेक करते हैं कि कौन 18 साल का हो गया है। 2. असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर माइनस मददगार अफसर। अब सोचो, एक बड़ा शहर है और लिस्ट बहुत लंबी है। क्या एक अकेला अफसर सब कुछ कर पाएगा? नहीं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक या उससे ज्यादा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ईआरओ को नियुक्त करती है। इनका काम होता है ईआरओ की मदद करना। कानून कहता है कि एक ईआरओ के पास वो सारी ताकत होती है जो एक ईआरओ के पास होती है, यानी वो भी लिस्ट में नाम जोड़ सकता है या सुधार कर सकता है, लेकिन उसे हमेशा अपने बड़े अफसर यानी ईआरओ के कंट्रोल में रहकर काम करना होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझें, जैसे क्रिकेट टीम में कैप्टन होता है और एक वाइस कैप्टन। अगर कैप्टन मैदान पर नहीं है तो वाइस कैप्टन सारे फैसले ले सकता है, लेकिन वो हमेशा कैप्टन की बनाई गई रणनीति के हिसाब से ही काम करता है। वैसे ही ईआरओ का दायां हाथ होता है। 3. ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी माइनस काम में लापरवाही और सजा। अगर कोई अफसर अपना काम ठीक से नहीं करता तो क्या होगा? अगर ईआरओ या लिस्ट बनाने वाला कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी का नाम लिस्ट से हटा देता है या गलत नाम जोड़ता है, तो इसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी माइनस यानी अपने फर्ज को तोड़ना कहते हैं। अगर उनके पास लापरवाही का कोई रीजनेबल कॉज माइनस यानी सही कारण नहीं है, तो उन्हें सजा मिलेगी। सजा क्या है? कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल और साथ में फाइन, जुर्माना यानी पैसे भी भरने होंगे। लेकिन यहां एक सुरक्षा कवच भी है। किसी अफसर ने काम के दौरान कोई छोटी गलती कर दी तो कोई भी आम आदमी उन पर पैसों के नुकसान डैमेजेस के लिए केस नहीं कर सकता। इसे नो सूट फॉर डैमेजेस कहते हैं। साथ ही कोई भी कोर्ट इस गलती पर तब तक केस शुरू नहीं करेगा जब तक कि खुद इलेक्शन कमीशन या राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इसकी लिखित शिकायत न करे। यह नियम इसलिए है ताकि ईमानदार अफसरों को डराया न जा सके और वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकें। सारांश, आपने सीखा कि चुनाव की लिस्ट बनाना कितना जरूरी है। ईआरओ बॉस है, ईआरओ उसका मददगार है। अगर वे जानबूझकर गलती करें तो जेल जा सकते हैं, लेकिन उन्हें झूठे केसों से बचाने के लिए कानून ने ढाल प्रोटेक्शन भी दी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह समझाऊं कि एक आम नागरिक सिटीजन अपना नाम इस लिस्ट में कैसे जुड़वा सकता है और उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है?
नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलिए भारत के इन बड़े नियमों को एक कहानी की तरह समझते हैं। हम एक एक शब्द को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाएं। चैप्टर 1 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में लीडर्स का चुनाव। भारत में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जैसे दिल्ली या पुडुचेरी। इन जगहों के लिए 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची नाम की एक लिस्ट बनी है जिसमें लिखा है कि किस इलाके को काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, में कितनी कुर्सियां मिलेंगी। अब यहां चुनाव कैसे होता है? इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। ये कोई असली कॉलेज नहीं है, बल्कि उन खास लोगों का ग्रुप है जिन्हें आपने वोट देकर चुना है, जैसे आपके इलाके के नेता। ये लोग एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम से वोट डालते हैं जिसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। इसका आसान मतलब यह है कि वोट बर्बाद नहीं होता। मान लीजिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपने वोट पर लिखते हैं कि मेरी पहली पसंद राहुल है और दूसरी पसंद प्रिया। अगर राहुल के पास पहले से बहुत वोट हैं तो आपका वोट अपने आप प्रिया की मदद करने के लिए चला जाता है। इससे हर ग्रुप को अपनी ताकत के हिसाब से बराबर हिस्सा मिलता है। चैप्टर 2 सरकारी स्टाफ की मदद लेना, स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटीज। जब भी पूरे देश में चुनाव होने वाले होते हैं तो सबसे पहले इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची तैयार की जाती है। ये एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जिसमें हर उस इंसान का नाम होता है जो वोट डाल सकता है। अब सोचिए, इतने करोड़ों लोगों का नाम लिखना कितना मुश्किल काम है। इसलिए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, वो शहर की लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम या सरकारी स्कूल के ऑफिस से मदद मांगता है। कानून कहता है कि जब भी चुनाव का बड़ा अफसर मदद मांगेगा तो स्थानीय दफ्तरों को अपने स्टाफ कर्मचारी भेजने ही पड़ेंगे। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को लाइन बनाने में मदद करते हैं, वैसे ही ये कर्मचारी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मदद करते हैं ताकि लिस्ट में कोई गलती न हो और हर किसी का नाम सही से लिखा जाए। चैप्टर 3 कोर्ट का दखल बंद करना, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। ये नियम बहुत ही जरूरी है। इसमें लिखा है कि सिविल कोर्ट्स, दीवानी न्यायालय के पास ये पावर यानी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वे चुनाव की लिस्ट के कामों में बीच में आए। कानून कहता है कि कोई भी कोर्ट ये सवाल नहीं उठा सकता कि किसका नाम वोटर लिस्ट में है और किसका नहीं। साथ ही अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने लिस्ट बनाने के लिए कोई फैसला लिया है तो आप उसके खिलाफ नॉर्मल कोर्ट में केस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया गया? जरा सोचिए, अगर हर इंसान कोर्ट जाने लगे कि मेरा नाम गलत है तो जज साहब को फैसला सुनाने में सालों लग जाएंगे और तब तक चुनाव रुक जाएंगे। इसलिए चुनाव को बिना किसी रुकावट के सुपरफास्ट स्पीड से पूरा करने के लिए कोर्ट का रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप चुनाव विभाग के बड़े अफसरों के पास जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। 1 काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। 2 इलेक्टोरल कॉलेज, चुनने वालों का समूह। 3 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। 4 इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्ट। 5 जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट, नकल टेस्ट लूं ताकि पता चले कि आप कितने बड़े एक्सपर्ट बन गए हैं? नमस्ते। अब मैं आपको भारत के चुनाव नियमों का सबसे बड़ा उस्ताद, टीचर बना दूंगा। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को इतनी आसान भाषा में समझेंगे जैसे हम किसी खेल के नियम सीख रहे हों। 1 राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नियम, बड़ों का सदन। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद।
जैसे स्कूल में सीनियर बच्चों की एक टीम होती है, वैसे ही ये हमारे देश के सीनियर लीडर्स का घर है। आपके टेक्स्ट में लिखा है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको एक इलेक्टर वोटर होना चाहिए। पहले एक नियम था कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको उत्तर प्रदेश में ही रहना होगा। इसे डोमिसाइल नियम कहते थे। लेकिन 2003 में एक अमेंडमेंट बदलाव हुआ। अब नियम यह है कि आप पूरे भारत में कहीं के भी इलेक्टर वोटर हों, आप किसी भी राज्य से राज्यसभा के लिए खड़े हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वहां का वोटर है तो भी वो तमिलनाडु की तरफ से राज्यसभा जा सकता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य वाली सीनियर टीम में अगर आपको नॉमिनेट राज्यपाल द्वारा चुना जाना होना है तो आपको उसी राज्य का रेजिडेंट वहां रहने वाला होना जरूरी है। 2. लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, जनता का सदन। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा। आपके टेक्स्ट के अनुसार अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बस इतना काफी है कि आपका नाम भारत की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी संसदीय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में हो। आप रहने वाले बिहार के हो सकते हैं लेकिन चुनाव गुजरात से लड़ सकते हैं। लेकिन जब बात लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बनने की आती है तो नियम थोड़ा बदल जाता है। यहां आपको उसी राज्य का इलेक्टर वोटर होना पड़ेगा जिस राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के एमएलए बनना चाहते हैं तो आपका नाम उत्तर प्रदेश की ही किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में होना चाहिए। आप हरियाणा के वोटर बनकर उत्तर प्रदेश में एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते। 3. रिजर्व्ड सीट्स के खास नियम, आरक्षित सीटें। कभी कभी कुछ सीटें रिजर्व्ड आरक्षित होती हैं ताकि समाज के हर हिस्से को मौका मिले। आपके टेक्स्ट में लिखा है कि अगर लोकसभा की कोई सीट शेड्यूल्ड कास्ट्स एससी के लिए आरक्षित है तो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति खुद एससी होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि वो भारत के किसी भी राज्य का एससी हो सकता है। जैसे पंजाब का कोई एससी व्यक्ति कर्नाटक की रिजर्व्ड सीट से चुनाव लड़ सकता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए भी यही नियम है, लेकिन असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स स्वशासित जिले के लिए एक बहुत जरूरी बात है। असम के उन खास कबीलाई इलाकों में चुनाव लड़ने के लिए आपको उसी इलाके का एसटी होना पड़ेगा और वहीं का वोटर भी होना पड़ेगा। यह वहां के स्थानीय लोगों के हक को बचाने के लिए किया गया है। 4. राज्यों में आरक्षित सीटों का नियम। अंत में आपके टेक्स्ट में स्टेट असेंबली विधानसभा की रिजर्व्ड सीट्स की बात की गई है। यहां नियम यह है कि अगर आप किसी राज्य में एससी या एसटी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उसी राज्य की एससी या एसटी लिस्ट में शामिल होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई जाति राजस्थान में एसटी है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, तो वो व्यक्ति मध्य प्रदेश की एसटी रिजर्व्ड सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसे उसी राज्य के नियमों के हिसाब से एससी या एसटी होना जरूरी है। तो आसान शब्दों में, लोकसभा के लिए आप पूरे भारत के एससी एसटी माने जाएंगे, लेकिन विधानसभा के लिए आपको उस राज्य के रिकॉर्ड में एससी एसटी होना होगा। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण। इलेक्टर, इलेक्टर, वोटर। कॉन्स्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, कानून में सुधार। डोमिसाइल, डोमिसाइल, निवास स्थान। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशंस, वो गलतियां जिनसे नेता की कुर्सी छिन सकती है, के बारे में विस्तार से समझाऊं? Here is your ultra-compact exam cheat sheet. It is designed to be fact-dense, using memory anchors to help you recall complex laws in seconds. RPA 1951. The ultimate cheat sheet. 1. General qualifications. Citizenship. Must be a citizen of India. Voter status. Must be an elector. Registered voter. Age anchors. Asterisk 25 years. Lok Sabha, LS. And Vidhan Sabha, MLA. 30 years. Rajya Sabha, RS, and Vidhan Parishad, MLC. 2. Rajya Sabha, RS, and councils, MLC. RS elector can be a voter from any parliamentary constituency in India. 2003 amendment removed domicile residential requirement for RS. MLC nominee must be an ordinarily resident of that specific state. 3. Lok Sabha, LS, and Assembly, MLA. LS candidate, voter from any constituency in India. MLA candidate must be a voter in that specific state. 4. Reserved seats, SCST. LS reserved
must be SC/ST of any state except Assam tribal areas. MLA reserved must be SC/ST recognized in that specific state. Assam exception for autonomous districts must be a local tribe member plus local voter. 5. Disqualification. Section 8. Lily Thomas case, 2013. Disqualification is immediate upon conviction. 3-month grace period is gone. 8. 1. Specific crimes. Rape, enmity, terrorism equals disqualified even if only fined. 8. 2. Social crimes. Hoarding, dowry equals minimum 6 months jail, right pointing arrow, disqualified. 8. 3. General crimes. Any offense plus minimum 2 years jail, right pointing arrow, disqualified. Cool-off period. Disqualification equals jail term plus 6 years after release. 6. Administrative triggers. Section 10A. Failure to lodge election expenses equals 3 years disqualification. Section 123. Corrupt practices. Bribery, booth capturing, memory anchors, and revision tricks. The 25 to 30 ladder, Step 1, People's House, is 25. Step 2, Elder's House, is 30. The any versus same rule, asterisk national, LS/RS, voter anywhere, state, MLA, MLC, voter in the same state. Lily's bloom. Remember Lily Thomas 2013 as the conviction clock. The moment the judge says guilty for 2+ years, the seat goes poof, immediate. The 6-year shadow. A criminal stays out of the game for their full sentence, plus 6 more years. Daily revision routine. 5 minutes. 1. Morning visualization. Close eyes and imagine the parliament map. National seats equals green signal, voter anywhere. State seats equals red border, must be state voter. 2. The news check. Whenever you see a politician in the news, ask, are they an MP or MLA? If they go to jail today for 2 years, when can they contest again? 3. Night anchor. Recall the Section 8 numbers. 1. Fine, any jail. 2. 6 months jail. 3. 2 years jail. This video is highly relevant because it breaks down the complex sections of the RPA 1951 into visual notes. नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े नियम की किताब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में बात करेंगे। मैं तुम्हें ये सब इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम हर बात को पैराग्राफ्स में समझेंगे और जहां भी मुश्किल शब्द आएंगे मैं उनका इंग्लिश नाम और उनका सही प्रोनाउंसिएशन बोलने का तरीका भी बताऊंगा। 1. खास जुर्म और सजा, कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। सबसे पहले ये समझो कि कन्विक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है जब कोर्ट का जज पक्का कर दे कि किसी ने गलती की है। अगर कोई नेता, MP या MLA कुछ बहुत ही गंदे काम करता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है। जैसे कि ब्राइबरी माइनस रिश्वत लेना, कम्युनल हेट्रेड माइनस धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, या चुनाव में अनड्यू इन्फ्लुएंस, लोगों को डरा धमकार वोट लेना। इसके अलावा अगर कोई नेता महिलाओं के साथ क्रुएल्टी माइनस क्रूरता करता है, अनटचेबिलिटी माइनस छुआछूत को बढ़ावा देता है, या टेररिस्ट एक्ट्स माइनस आतंकी काम में शामिल होता है, तो उसे नेता बनने के लायक नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, अगर किसी नेता ने किसी को डराकर वोट लिया और कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया तो वो उसी वक्त अपनी कुर्सी खो देगा। 2 साल वाली जेल की शर्त, द 2-year रूल। अब मान लो कि ऊपर दी गई लिस्ट में वो जुर्म नहीं है, लेकिन कोई और बड़ी गलती है, जैसे किसी के साथ मारपीट करना।
अगर उस गलती के लिए जज ने नेता को 2 इयर्स 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुना दी तो वो नेता डिस्क्वालीफाइड माइनस अयोग्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब वो नेता नहीं रह सकता। जैसे ही जज सजा सुनाएगा उसकी कुर्सी छिन जाएगी। यह नियम इसलिए है ताकि कोई भी अपराधी कानून बनाने वाली जगह पर न बैठ सके। 3. जेल के बाद का बनवास, डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। ये हिस्सा बहुत जरूरी है। अगर किसी नेता को जेल हुई तो वो तब तक तो बाहर रहेगा ही जब तक वो जेल में है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसे 6 इयर्स 6 साल का टाइम आउट बनवास झेलना पड़ेगा। यानी अगर वो 2 साल जेल में रहा तो बाहर आने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कुल मिलाकर वो 8 साल तक राजनीति से दूर रहेगा। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल में किसी बच्चे ने बड़ी शरारत की तो उसे पहले क्लास से बाहर निकाला गया और फिर अगले 6 दिनों तक उसे खेलने से भी मना कर दिया गया। 4-3 महीने वाला पुराना नियम और नया बदलाव, दी अपील रूल। तुम्हारी दी गई जानकारी में एक बात है कि नेता को 3 महीने का समय मिलता है अपील माइनस बड़े कोर्ट में गुहार लगाना करने के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, अब कानून बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि नेता सजा मिलने के बाद भी 3 महीने तक अपनी कुर्सी पर बैठा रहता था, पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत है। अब नियम यह है कि जैसे ही सजा हुई नेता को नमस्ते बोलकर तुरंत बाहर जाना होगा। वो बड़े कोर्ट में केस लड़ सकता है पर कुर्सी पर बैठकर नहीं। 5. चुनाव में धोखाधड़ी, करप्ट प्रैक्टिसेस माइनस सेक्शन 8A। अंत में बात करते हैं सेक्शन 8A, सेक्शन 8A की। ये तब होता है जब कोई चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करता है, जिसे करप्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। अगर कोई ऐसी बेईमानी में पकड़ा जाता है तो उसका केस भारत के प्रेसिडेंट माइनस राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं लेते, वे इलेक्शन कमीशन माइनस चुनाव आयोग से पूछते हैं कि इस नेता को कितने साल की सजा देनी चाहिए। चुनाव आयोग जो सलाह देता है राष्ट्रपति को वही मानना पड़ता है। यहां भी ज्यादा से ज्यादा 6 इयर्स 6 साल तक के लिए उस इंसान को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगला कदम, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा केस स्टडी उदाहरण वाला सवाल दूं ताकि तुम खुद चेक कर सको कि कोई नेता अयोग्य है या नहीं? This is your master cheat sheet for the Representation of the People Act, RPA, 1951. It is designed to be factually dense yet easy to scan. The Disqualification Cheat Sheet. Section 8.1, the No Mercy List. Trigger, conviction for specific heinous/social crimes. Key offenses, bribery, rape, untouchability, terrorist acts, tada, cruelty by husband, smuggling, FEMA, communal hatred. Duration, banned for 6 years from the date of conviction. Imprisonment, not mandatory for disqualification. The conviction alone is enough. Section 8.3, the 2-year rule. Trigger, conviction for any other offense not listed in 8.1. Condition, must be sentenced to at least 2 years in jail. Duration, banned during the jail term plus 6 years after release. Memory formula, total ban equals jail time plus 6 years. Section 8A, election cheating, corrupt practices. Trigger, found guilty of corrupt practices. Section 99. Authority, the President of India decides the ban period. Final say, President must consult the Election Commission, EC. EC's advice is binding. Limit, maximum disqualification period is 6 years. Critical landmark, Lily Thomas versus Union of India, 2013. The change, struck down Section 8.4. The rule, disqualification is now instant. Correction. The old 3-month grace period for sitting MPs, MLAs to appeal is dead. Latest update, 2024-2025.
Lifelong ban. Currently, a petition for a permanent/lifetime ban is in the Supreme Court. The central government, as of February 2025, has opposed it, stating the current 6-year ban is sufficient. Immediate vacancy. Once a member is convicted, 2+ years, the Secretariat issues a notification declaring the seat vacant immediately. Daily revision and memory anchors. 1. The 2+6 anchor. Whenever you think of a politician in trouble, visualize the number 8. 2. Minimum jail plus 6. Extra ban equals 8 years of total political exile. 2. The ref's call anchor, Section 8A. Think of the Election Commission as the referee and the president as the announcer. The referee makes the call. The announcer just tells the crowd. The ref's advice is final. 3. Revision trick, the evening flashcard. Before you sleep, answer these 3 questions in your head. 1. Did the 3-month appeal grace period survive? No, Lily Thomas killed it. 2. What is the magic number for general crimes? 2 years jail. 3. Does bribery require jail time for disqualification? No. Conviction is enough under 8. 1. This video provides नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के चुनाव नियमों, इलेक्शन रूल्स का सबसे बड़ा गुरु बना दूंगा। हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के बारे में बात कर रहे हैं। इसे हिंदी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि कौन नेता बन सकता है और किसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर निकाला जा सकता है। यहां इसका बहुत ही आसान और गहरा मतलब दिया गया है। 1. भ्रष्टाचार या गद्दारी के कारण छुट्टी, डिसमिसल फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। मान लो कोई बड़ा अफसर सरकारी नौकरी, हेल्ड एन ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कर रहा था। अगर उस अफसर ने सरकार के साथ धोखा किया या पैसे की चोरी की, जिसे हम करप्शन माइनस भ्रष्टाचार कहते हैं, या फिर अपने देश के खिलाफ कोई बुरा काम किया, जिसे डिसलॉयल्टी टू द स्टेट माइनस राज्य के प्रति वफादार न होना कहते हैं, तो सरकार उसे नौकरी से निकाल देती है। अब कानून कहता है कि जो इंसान अपनी छोटी सी नौकरी में वफादार नहीं था, वो पूरे देश का नेता कैसे बन सकता है। इसलिए जिस दिन उसे नौकरी से निकाला गया, डिसमिसल, उस दिन से अगले 5 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। वो पूरी तरह डिस्क्वालिफाइड माइनस अयोग्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक पुलिस वाले ने चोरों से पैसे लिए और पकड़ा गया, तो वो 5 साल तक चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। 2. चुनाव खर्च का हिसाब न देना, फेलियर टू लॉज अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस। जब कोई नेता चुनाव लड़ता है तो उसे चाय, समोसे, पोस्टर और गाड़ियों पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ईसी कहता है कि भाई, तुमने जितना भी पैसा खर्च किया है उसका 1-1 रुपया अपनी डायरी में लिखो और हमें दिखाओ लॉज अकाउंट। अगर वो नेता अपना हिसाब किताब जमा करने में फेलियर हो जाता है या झूठ बोलता है, तो चुनाव आयोग उसे गुस्सा होकर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक देता है। जैसे अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 100 रुपए दिए और तुमने हिसाब नहीं दिया कि पैसे कहाँ गए, तो मम्मी तुम्हें अगले 3 दिन तक पॉकेट मनी नहीं देंगी। वैसे ही यहां 3 साल की पाबंदी, डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है। 3. सरकारी ठेके या बिजनेस का चक्कर, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। यह नियम बहुत जरूरी है ताकि कोई नेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे। अगर किसी इंसान की अपनी कंपनी है और वो सरकार के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहा है, सबसिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे सरकार को खाना सप्लाई करना, सप्लाई ऑफ गुड्स, या सरकार के लिए सड़क बनाना, एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क्स, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो नेता बन गया तो वो अपनी ही कंपनी को सारे बड़े ठेके दे देगा और खुद अमीर बन जाएगा। इसलिए जब तक वो बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तब तक वो इंसान चुनाव के लिए अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड रहेगा। अगर उसे चुनाव लड़ना है तो उसे पहले अपना वो सरकारी बिजनेस वाला काम बंद करना होगा या छोड़ना होगा। 4. सरकारी कंपनी में बड़ा पद, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी। सोचो, एक ऐसी बड़ी कंपनी है जिसमें सरकार का कम से कम 25% हिस्सा, 25% शेयर है, यानी सरकार उस कंपनी की मालिक है। अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का बड़ा बॉस है, जैसे मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर या सेक्रेटरी, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून कहता है कि आप एक साथ 2 नावों पर पैर नहीं रख सकते। आप या तो सरकारी कंपनी में नौकरी करके पैसे कमा लो, या फिर जनता की सेवा के लिए नेता बन जाओ। अगर वो नेता बनना चाहता है तो उसे उस बड़े पद से इस्तीफा, रिजाइन देना होगा। हालांकि अगर वो किसी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी माइनस सहकारी समिति का हिस्सा है, तो उसे छूट मिल सकती है। 5. सजा को माफ करना या कम करना,
रिमूवल और रिडक्शन ऑफ पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। कभी कभी किसी से गलती हो जाती है और उसे सजा मिल जाती है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, स्कूल के उस दयालु प्रिंसिपल की तरह है जिसके पास पावर है कि वो आपकी सजा को खत्म कर दे, रिमूव, या उसे थोड़ा कम, रिड्यूस कर दे। जैसे अगर किसी को 3 साल की सजा मिली है तो आयोग उसे घटाकर 1 साल कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने चुनाव में गंदे तरीके अपनाए हैं सेक्शन 8A के तहत, तो चुनाव आयोग उसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। बाकी मामलों में चुनाव आयोग ही वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो ये फैसला लेती है। अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन नियमों को याद रखने के लिए आपके लिए एक मजेदार कहानी या कोई छोटा सा टेस्ट तैयार करूं? इससे ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलिए अब हम इन नियमों को बिल्कुल आसान हिंदी में समझते हैं, जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। हम एक एक करके हर उस बात को समझेंगे जो आपने मुझे बताई है। 1. सरकारी कंपनी वाला नियम, गवर्नमेंट कंपनी रूल। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। मान लो एक बहुत बड़ी खिलौने बनाने वाली कंपनी है। अगर उस कंपनी का 25% हिस्सा यानी चौथा हिस्सा सरकार का है तो उसे हम गवर्नमेंट कंपनी की तरह देखते हैं। अब नियम यह है कि अगर आप उस कंपनी के बहुत बड़े अफसर हो, जैसे कि मैनेजिंग एजेंट, काम संभालने वाला, मैनेजर या सेक्रेटरी सचिव, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप तब तक डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य रहोगे जब तक आप उस नौकरी पर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप नेता बन गए तो शायद आप अपनी ही कंपनी को फायदा पहुंचाने लगोगे, जो कि गलत होगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि या तो आप सरकारी कंपनी के बड़े अफसर बने रहो या फिर इस्तीफा देकर नेता बनो। दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। 2. सजा को कम करना या हटाना, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब सवाल आता है कि अगर किसी पर डिस्क्वालिफिकेशन, पाबंदी लग गई है तो उसे माफ कौन करेगा? इसके लिए हमारे पास एक रेफरी है जिसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास ये जादुई ताकत है कि वो आपकी पाबंदी को हटा सकता है या उसके समय पीरियड को कम कर सकता है। जैसे अगर किसी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया है तो इलेक्शन कमीशन उसे कम करके 2 साल कर सकता है। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर किसी को सेक्शन 8A चुनाव में बेईमानी के तहत सजा मिली है तो इलेक्शन कमीशन अकेले उसे नहीं बदल सकता। उस खास मामले में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की भूमिका सबसे बड़ी होती है। 3. वोट डालने पर पाबंदी, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम वोटिंग। क्या आप जानते हैं कि गलत काम करने पर आपसे आपका वोट डालने का हक भी छीना जा सकता है? अगर कोई इंसान ब्राइबरी, रिश्वत देना, जैसे वोट के बदले पैसे या तोहफे देना, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, डराना धमकाना या गलत तरीके से दबाव डालना जैसे कामों में पकड़ा जाता है, तो उसे सेक्शन 171E और सेक्शन 171F के तहत दोषी माना जाता है। ऐसे इंसान को 6 ईयर्स, 6 साल के लिए वोट डालने से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि वो 6 साल तक पोलिंग बूथ पर जाकर अपना बटन नहीं दबा सकता। ये सजा इसलिए दी जाती है ताकि लोग ईमानदारी से वोट दें और किसी को लालच न दें। 4. राष्ट्रपति और सेक्शन 8A एंड द प्रेसिडेंट। सेक्शन 8A बहुत ही गंभीर नियम है। ये तब लगता है जब कोई नेता चुनाव के दौरान बहुत बड़ी गड़बड़ी या भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिस करता है। अगर किसी को सेक्शन 8A के तहत प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो वो नेता कितने समय के लिए बाहर रहेगा ये खुद प्रेसिडेंट तय करते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बाकी सब सजाओं को तो कम कर सकता है, लेकिन सेक्शन 8A वाली सजा को वो अपनी मर्जी से कम या खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह अधिकार राष्ट्रपति के पास सुरक्षित होता है। 5. लिली थॉमस केस और तुरंत छुट्टी, लिली थॉमस केस और इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। अंत में सबसे जरूरी बात,
पहले क्या होता था कि अगर किसी नेता को कोर्ट सजा सुनाता था तो उसे 3 महीने का समय मिलता था ऊपर वाली कोर्ट में जाने के लिए। उन 3 महीनों में वो नेता बना रहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब नियम यह है कि जैसे ही किसी एमपी सांसद या एमएलए विधायक को किसी अपराध के लिए दोषी कन्विक्टेड ठहराया जाता है, वह इमीडिएटली तुरंत उसी पल अपनी कुर्सी खो देता है। अब उन्हें वो 3 महीने वाला एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। जैसे ही जज ने सजा सुनाई वैसे ही उनकी सदस्यता खत्म। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि अपराधी किस्म के लोग एक दिन भी संसद या विधानसभा में न बैठ सकें। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गाइड। डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालीफाइड अयोग्य। ब्राइबरी, ब्राइबरी रिश्वतखोरी। कन्विक्शन, कन्विक्शन दोषी सिद्ध होना। इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन कठिन शब्दों का एक छोटा सा गेम खिलाऊं ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं आपको भारत के सबसे बड़े नियमों की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आप बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा जानकारी रखेंगे। हम आपके द्वारा दिए गए हर एक शब्द को हिंदी के सबसे सरल शब्दों में समझेंगे, लेकिन जरूरी तकनीकी शब्दों टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप सुपर स्मार्ट बने। 1. इलेक्शन चुनाव की घंटी कब बजती है? नोटिफिकेशन। जैसे आपके स्कूल में एग्जाम की डेट शीट आती है, वैसे ही देश में चुनाव के लिए एक सरकारी सूचना आती है जिसे नोटिफिकेशन कहते हैं। ये अलार्म क्लॉक की तरह है। अब इसके 2 अलग अलग नियम हैं। सबसे पहले बात करते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की। ये बड़े लोगों वाले घर हाउसेस हैं जो कभी बंद नहीं होते। यहां हर 2 साल में एक तिहाई लोग रिटायर होते हैं। इनके लिए नियम यह है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यपाल या एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक उनकी छुट्टी होने के 3 महीने पहले ही चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। दूसरी तरफ हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का मामला थोड़ा अलग है। ये वो जगहें हैं जहां हम सीधे वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। इनका समय आमतौर पर 5 साल का होता है। अगर ये समय से पहले भंग डिसोल्यूशन नहीं होते हैं तो इनका नोटिफिकेशन इनके कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले जारी किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये चुनाव बहुत बड़े होते हैं और पूरी दुनिया को इसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है। इसे आप ऐसे समझें, छोटी क्लास के टेस्ट की खबर 3 दिन पहले 3 मंथ्स और बोर्ड एग्जाम की खबर 6 दिन पहले 6 मंथ्स दी जाती है। 2. लिली थॉमस केस राजनीति की सफाई का सुपर हीरो। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी कहानी सुनाता हूं। जुलाई 2013 में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया जिसे लिली थॉमस वी यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। लिली थॉमस एक बहुत ही बहादुर वकील थीं। उन्होंने कहा कि कानून बनाने वाले खुद अपराधी नहीं होने चाहिए। इस फैसले से पहले एक चालाकी वाला नियम था जिसे सेक्शन 84 कहते थे। इस पुराने नियम के अनुसार अगर कोई नेता अपराधी साबित हो जाता था तो भी उसे 3 महीने का समय मिलता था बड़ी अदालत में अपील करने के लिए, और उस दौरान वो अपनी कुर्सी पर बना रहता था। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस AK पटनायक और जस्टिस SJ मुखोपाध्याय ने इस पुराने नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से अगर किसी भी MP सांसद, MLA विधायक या MLC को किसी भी अपराध में कम से कम 2 इयर्स 2 साल की जेल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है तो वो उसी पल उसी सेकंड अपनी सदस्यता मेंबरशिप खो देगा।
इसे इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, तुरंत बर्खास्तगी कहते हैं। अब नेताजी ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ी अदालत जा रहा हूं, तब तक कुर्सी पर बैठूंगा। जैसे ही जज का हथौड़ा बजा, उनकी कुर्सी गई। 3. इस फैसले का असर और हमारी राजनीति का भविष्य। यह फैसला एक बहुत बड़ा डिटरेंट, डर या रुकावट बन गया है। पहले राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी दागी या अपराधी इंसान को टिकट दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि केस तो सालों साल चलेगा और नेताजी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन अब पार्टियां डरती हैं। उन्हें पता है कि अगर उनके नेता को 2 साल की सजा हो गई तो पार्टी की वह सीट तुरंत खाली, वेकेंट हो जाएगी। ये फैसला उन लोगों के लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है जो राजनीति में आकर अपने अपराधों को छुपाना चाहते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज के समय में 2024-2026 हमें और भी बड़े सुधारों की जरूरत है। आज भी कई नेताओं पर केस चलते रहते हैं जो दशकों, डेकेड्स तक खत्म नहीं होते। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार के साथ साथ पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार की भी जरूरत है, ताकि अपराधियों को राजनीति से पूरी तरह बाहर किया जा सके। याद रखें, अगर सजा पाने वाला नेता अपनी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत से स्टे ऑफ कन्विक्शन, सजा पर रोक ले आता है, तभी उसकी कुर्सी वापस मिल सकती है, वरना वो आने वाले कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। उच्चारण मार्गदर्शिका, प्रोनाउंसिएशन गाइड फॉर यू, ताकि आप इन शब्दों को बिल्कुल सही बोलें। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सरकारी सूचना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान के खिलाफ हो। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्य घोषित करना या निकाल देना। इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट जेल की सजा। डिटरेंट, डिटेरेंट किसी गलत काम को करने से रोकने वाला डर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्टे ऑफ कन्विक्शन का मतलब एक चॉकलेट और एक नियम की उदाहरण देकर और भी गहराई से समझाऊं? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें ये सारी बातें तुम्हारी अपनी भाषा हिंदी में समझाऊंगा। हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे, ताकि तुम्हें एक एक शब्द शीशे की तरह साफ हो जाए। हम टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में ही रखेंगे, ताकि तुम बड़े होकर एक अफसर की तरह बात कर सको। 1. पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? द कॉन्सेप्ट। जैसे तुम्हारी स्कूल में क्रिकेट की अलग अलग टीम्स होती हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए जो बड़ी बड़ी टीम्स बनती हैं, उन्हें हम पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। मॉडर्न मास डेमोक्रेसी, आधुनिक विशाल लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसा बड़ा देश जहां सब लोग मिलकर अपनी सरकार चुनते हैं। अब इतने बड़े देश में हर कोई अकेला तो खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। ज्यादातर लोग किसी एक आदमी को वोट देने के बजाय उस पूरी टीम पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें उस टीम के विचार पसंद आते हैं। ये पार्टीज चुनाव के समय कैंपेन प्रचार करती हैं और लोगों को बताती हैं कि अगर वो जीत गईं तो स्कूल, अस्पताल और सड़कें कैसे बनवाएंगी। 2. रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? द रूल्स। अगर तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर एक नई टीम बनाना चाहते हो, जिसे आप पॉलिटिकल पार्टी कहना चाहते हैं, तो आपको इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के पास जाना होगा। यह आयोग खेल के अंपायर जैसा है। आपकी टीम बनने के बाद आपके पास सिर्फ 30 डेज, 30 दिन का समय होता है। इन 30 दिनों के अंदर आपको एक एप्लीकेशन, आवेदन देना पड़ता है। अगर आपने 30 दिन की देरी कर दी तो अंपायर आपकी टीम को रजिस्टर नहीं करेगा। यह नियम बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ अनुशासन में रहे। 3. रिकॉग्निशन और उसके जादुई फायदे।
द पावर अप्स। जब कोई पार्टी बहुत सारे वोट जीतती है तो इलेक्शन कमीशन उसे रिकॉग्निशन मान्यता देता है। कुछ पार्टीज नेशनल पार्टीज राष्ट्रीय दल बनती हैं जो पूरे देश में मशहूर होती हैं, और कुछ स्टेट पार्टीज क्षेत्रीय दल जो सिर्फ अपने राज्य में बड़ी होती हैं। बाकी बची हुई छोटी पार्टियों को रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड कहा जाता है। मान्यता मिलने पर पार्टीज को कुछ खास प्रिविलेजेस विशेषाधिकार मिलते हैं, जैसे उन्हें अपना एक पक्का सिंबल चुनाव चिन्ह मिल जाता है। जैसे टीम एप्पल को हमेशा के लिए सेब का निशान मिल गया, अब कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्हें सरकारी टीवी और रेडियो पर अपनी बात रखने का टाइम भी मुफ्त में मिलता है। 4. स्टार कैंपेनर्स और चुनाव का खर्चा, द इलेक्शन गेम। चुनाव के समय पार्टीज अपने सबसे मशहूर नेताओं को भाषण देने भेजती हैं, जिन्हें स्टार कैंपेनर्स कहा जाता है। बड़ी पार्टीज रिकग्नाइज्ड को 40 स्टार कैंपेनर्स रखने की इजाजत होती है, जबकि छोटी पार्टियों को सिर्फ 20। अब मजे की बात सुनो, इन बड़े नेताओं के घूमने फिरने का जो भी खर्चा होता है वो उस चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। यह एक बहुत बड़ी छूट है। इसके अलावा बड़ी पार्टी के उम्मीदवार को अपना फॉर्म भरने के लिए सिर्फ वन प्रपोजर, एक प्रस्तावक या गवाह की जरूरत होती है, जबकि दूसरों को ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। 5. सिंबल्स और चंदे का हिसाब, द मनी और साइंस। हर नेशनल पार्टी का अपना एक रिजर्व्ड सिंबल, आरक्षित चिन्ह होता है, जो पूरे इंडिया में कोई और नहीं ले सकता। वैसे ही स्टेट पार्टी का चिन्ह उस राज्य में पक्का होता है, लेकिन जो छोटी पार्टीज हैं उन्हें फ्री सिंबल्स मुक्त चिन्ह की लिस्ट में से चुनाव करना पड़ता है। जैसे कभी उन्हें बल्ला मिल गया तो कभी बाल्टी। अब बात करते हैं पैसों की। कोई भी पार्टी किसी भी इंसान या प्राइवेट कंपनी से चंदा ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी सरकारी कंपनी से पैसा नहीं ले सकती। साथ ही फॉरेन सोर्स, विदेशी स्रोत यानी दूसरे देशों से पैसा लेना बिल्कुल मना है। 6. ट्रांसपेरेंसी और सजा, द रिपोर्ट और टैक्स। हर पार्टी के पास एक ट्रेजरर, खजांची होता है जो पैसों का हिसाब रखता है। अगर किसी ने पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है तो पार्टी को उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। इसमें बताना पड़ता है कि पैसा किसने और किस कंपनी ने दिया। अगर पार्टी का ट्रेजरर ये रिपोर्ट सरकार को नहीं देता तो उसे एक बहुत बड़ी सजा मिलती है। सजा ये है कि उस पार्टी को मिलने वाली टैक्स रिलीफ, टैक्स की छूट खत्म हो जाएगी और उन्हें अपनी पूरी कमाई पर सरकार को भारी टैक्स देना पड़ेगा। इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सख्ती से लागू किया जाता है। क्या आप जानना चाहोगे कि एक नई पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम कितने वोट पाने होते हैं? थॉट जरूर मेरे नन्हे दोस्त। एक नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल बनना किसी वीडियो गेम में लेवल अप करने जैसा है। यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए पार्टी को पूरे भारत में अपना दम दिखाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए इन 3 शर्तों में से कम एक वन को पूरा करना ही पड़ता है। 1. 4 राज्यों में ताकत दिखाना, द 6% जोड़ 4 सीट्स रूल। उस पार्टी को कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों, लोकसभा या विधानसभा में कुल वोटों का 6% हिस्सा जीतना होगा। साथ ही उसे लोकसभा की कम से कम 4 सीटें भी जीतनी होंगी। उदाहरण, जैसे टीम ब्लू ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में खूब सारे वोट पाए और 4 सांसद MPs भी जिताए तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है। 2. लोकसभा में बड़ी जीत, द 2% रूल। अगर कोई पार्टी लोकसभा, पूरे देश का चुनाव की कुल सीटों में से 2% सीटें जीत लेती है तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है। लेकिन एक शर्त है, ये जीतने वाले लोग कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। हिसाब किताब, आज के समय में लोकसभा में 543 सीटें हैं तो 2% का मतलब हुआ लगभग 11 सीटें। 3. 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा, द 4 स्टेट रूल। अगर कोई पार्टी पहले से ही 4 अलग अलग राज्यों में एक रिकग्नाइज्ड स्टेट पार्टी, मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल बन चुकी है तो उसे अपने आप नेशनल पार्टी का खिताब मिल जाता है। ताज़ा उदाहरण, अपडेटेड फैक्ट, आप आम आदमी पार्टी इसी तरह से नेशनल पार्टी बनी क्योंकि वह दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक स्टेट पार्टी के रूप में अपनी ताकत साबित कर चुकी थी। वर्तमान में भारत की नेशनल पार्टीज, अपडेटेड 2024-25। अभी भारत में कुल 6 नेशनल पार्टीज हैं। इनके नाम और इनके रिजर्व्ड सिंबल्स, पक्के निशान ये रहे। 1. बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इनका निशान लोटस कमल है। 2. INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका निशान हैंड, हाथ का पंजा है। 3. CPI-FM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनका निशान हैमर, सिकल एंड स्टार, हथौड़ा, हसिया और सितारा है। 4. BSP, बहुजन समाज पार्टी, इनका निशान एलिफेंट, हाथी है। नोट, असम राज्य को छोड़कर। 5. NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी, इनका निशान बुक, किताब है।
यह उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट भारत की पहली नेशनल पार्टी है। 6. आप आम आदमी पार्टी, इनका निशान ब्रूम झाड़ू है। एक जरूरी बात, द डिमोशन रूल। जैसे स्कूल में फेल होने पर ग्रेड कम हो जाता है, वैसे ही अगर कोई नेशनल पार्टी अगले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन उसका नेशनल दर्जा छीन भी सकता है। हाल ही में टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों से ये दर्जा वापस ले लिया गया था क्योंकि उनका प्रदर्शन कम हो गया था। क्या तुम जानना चाहोगे कि एक स्टेट पार्टी क्षेत्रीय दल बनने के लिए क्या जादुई नंबर चाहिए होते हैं? मेरे होनहार दोस्त, अब हम समझेंगे कि स्टेट पार्टी क्षेत्रीय दल का मजबूत सिपाही कैसे बना जाता है। यह नेशनल पार्टी बनने से थोड़ा आसान है, लेकिन इसके लिए भी अपने राज्य में बहुत लोकप्रियता चाहिए होती है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए 5 अलग अलग रास्ते बनाए हैं। अगर कोई पार्टी इनमें से कोई भी एक रास्ता पार कर लेती है तो उसे उस राज्य की स्टेट पार्टी घोषित कर दिया जाता है। 1. विधानसभा में वोट और सीटें, द 6% जोड़ 2 सीट्स रूल। जब आपके राज्य में विधानसभा स्टेट असेंबली के चुनाव हों तो आपकी पार्टी को राज्य के कुल वोटों का 6% हिस्सा मिलना चाहिए। साथ ही आपके कम से कम 2 विधायक MLAs चुनाव जीतने चाहिए। उदाहरण, मान लो आपके राज्य में 100 लोगों ने वोट दिया तो कम से कम 6 लोगों ने आपकी पार्टी को चुना हो और आपके 2 दोस्त विधायक बन गए हों। 2. लोकसभा में वोट और सीटें, द 6% जोड़ 1 सीट रूल। अगर देश का चुनाव लोकसभा हो रहा है और आपकी पार्टी को उस राज्य के कुल वोटों का 6% मिल जाए, साथ ही उस राज्य से आपका कम से कम एक सांसद MP जीत जाए, तो भी आप स्टेट पार्टी बन जाएंगे। 3. विधायकों की भारी संख्या, द 3% रूल। ये सबसे सीधा रास्ता है। राज्य की विधानसभा में जितनी भी सीटें हैं, आपकी पार्टी उनमें से कम 3% सीटें जीत लें या कम से कम 3 सीटें जीत लें, इनमें से जो भी ज्यादा हो। उदाहरण, अगर किसी राज्य में 100 सीटें हैं तो आपको कम से कम 3 सीटें जीतनी होंगी। 4. सांसदों का कोटा, द 1 for 25 रूल। उस राज्य को मिली हर 25 लोकसभा सीटों में से कम 1 सीट आपकी पार्टी ने जीती हो। सरल भाषा में, अगर आपके राज्य में लोकसभा की 50 सीटें हैं तो आपको कम से कम 2 सांसद MPs जिताने होंगे। 5. सिर्फ वोटों का जादू, द 8% रूल। यह नियम 2011 में जोड़ा गया था। अगर आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती लेकिन पूरे राज्य के कुल वोटों का 8% हिस्सा हासिल कर लेती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, तो भी आपको स्टेट पार्टी मान लिया जाएगा। ये उन पार्टियों के लिए है जो मशहूर तो हैं पर सीटें नहीं जीत पाईं। स्टेट पार्टी बनने के बड़े फायदे, सिंपल हिंदी। 1. पक्का निशान, रिजर्व्ड सिंबल। उस राज्य में आपका चुनाव चिन्ह लॉक हो जाता है, कोई और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2. नाम की पहचान। लोग आपकी पार्टी को एक गंभीर और बड़ी पार्टी के रूप में देखने लगते हैं। 3. मुफ्त वोटर लिस्ट। चुनाव के समय सरकार आपको वोट देने वाले लोगों की लिस्ट, इलेक्टोरल रोल्स मुफ्त में देती है। कुछ मशहूर स्टेट पार्टीज के उदाहरण: समाजवादी पार्टी SP उत्तर प्रदेश में निशान साइकिल, DMK तमिलनाडु में निशान राइजिंग सन, शिवसेना महाराष्ट्र में निशान अलग अलग गुटों के पास हैं, तृणमूल कांग्रेस TMC पश्चिम बंगाल में निशान फ्लावर्स और ग्रास माइनस। याद रहे, ये पहले नेशनल पार्टी थी, अब स्टेट पार्टी है। क्या तुम अब ये जानना चाहोगे कि स्टार कैंपेनर्स असल में करते क्या हैं और उन्हें स्टार क्यों कहा जाता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। चलिए भारत की राजनीति को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। जैसे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने पर आपको मॉनिटर बनाया जाता है या बेस्ट स्टूडेंट का बैज मिलता है, वैसे ही भारत के चुनाव आयोग
इलेक्शन कमीशन द्वारा राजनीतिक पार्टियों को नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी या स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इनाम है जो कड़ी मेहनत और लोगों के प्यार वोट से मिलता है। नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, देश की बड़ी टीमें। एक पार्टी को नेशनल पार्टी तब माना जाता है जब वो इन 3 शर्तों में से किसी एक को भी पूरा कर दे। पहली शर्त, 6% वोट्स जोड़ 4 सीट्स। मान लीजिए देश में चुनाव हो रहे हैं। अगर आपकी पार्टी को किन्हीं भी 4 या उससे ज्यादा राज्यों में कुल पड़े वोटों का 6% वैलिड वोट्स, सही वोट मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपके कम से कम 4 सदस्य लोकसभा के चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। इसे ऐसे समझो जैसे आपको क्लास के 4 अलग अलग ग्रुप से 6-6 चॉकलेट मिली और आपने 4 मेडल भी जीते। दूसरी शर्त, 2% सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स। अगर आपकी पार्टी लोकसभा की कुल सीटों 543 में से 2% सीटें जीत लेती है, यानी लगभग 11 सीटें, और ये 11 जीतने वाले उम्मीदवार केवल एक राज्य से नहीं बल्कि कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होने चाहिए। ये नियम इसलिए है ताकि ये पता चले कि आपको पूरे देश के लोग पसंद करते हैं, सिर्फ एक जगह के नहीं। तीसरी शर्त, स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। ये सबसे आसान है। अगर आपकी पार्टी को पहले से ही 4 अलग अलग राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो चुनाव आयोग आपको ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी का बड़ा प्रमोशन दे देता है। स्टेट पार्टी, राज्य पार्टी, इलाके के हीरो। किसी पार्टी को अपने राज्य में स्टेट पार्टी कहलाने के लिए इन 5 रास्तों में से कोई एक चुनना होता है। पहला रास्ता, 6% वोट्स जोड़ 2 MLAs। राज्य के विधानसभा चुनाव लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टी को कुल वोटों का 6% मिले और कम से कम 2 सीटें MLAs भी जीतनी होंगी। जैसे क्लास के 6% बच्चों ने आपको पसंद किया और आपके 2 दोस्त मॉनिटर बन गए। दूसरा रास्ता, 6% वोट्स जोड़ 1 मेगापिक्सल। अगर देश के बड़े चुनाव लोकसभा हो रहे हैं और उस राज्य के 6% लोगों ने आपकी पार्टी को वोट दिया और कम से कम एक सदस्य उस राज्य से सांसद MP बन गया, तो भी आपको यह दर्जा मिल जाएगा। तीसरा रास्ता, 3% सीट्स और 3 सीट्स। राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल सीटों में से 3% सीटें जीतना या कम से कम 3 सीटें जीतना, जो भी संख्या बड़ी हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे राज्य में केवल 40 सीटें हैं तो 3% तो केवल 1.2 होता है, लेकिन यहां आपको कम से कम 3 सीटें जीतनी ही पड़ेंगी। चौथा रास्ता, 1 सीट फॉर एवरी 25। राज्य को मिलने वाली हर 25 लोकसभा सीटों में से कम 1 सीट आपकी पार्टी ने जीती हो। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो 25 जोड़ 2 5 जोड़ 2 5 जोड़ 5 के हिसाब से आपको करीब 4 सीटें जीतनी होंगी। पांचवा रास्ता, दी 8% रूल। यह नियम 2011 में जोड़ा गया था। अगर आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाती लेकिन उसे राज्य के पूरे वोटों का 8% वैलिड वोट्स मिल जाते हैं, तो भी उसे स्टेट पार्टी मान लिया जाएगा। ये बताता है कि भले ही आप जीत न पाए हों, पर जनता आपको बहुत प्यार करती है। कुछ खास बातें जो आपको जाननी चाहिए। इन पार्टियों का प्रदर्शन हर चुनाव के बाद चेक किया जाता है। अगर प्रदर्शन खराब हुआ तो बैच छिन भी सकता है। नेशनल पार्टीज को ऑल इंडिया पार्टीज और स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। इन पार्टियों को अपना एक पक्का इलेक्शन सिंबल, चुनाव चिन्ह मिलता है, जिसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, जैसे कमल या हाथ। इसके अलावा इन्हें टीवी और रेडियो पर अपनी बात रखने का मुफ्त समय भी मिलता है। उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन गाइड। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। लोकसभा, लोकसभा। वैलिड वोट्स, सही वोट। रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 2026 की ताज़ा नेशनल पार्टीज की लिस्ट और उनके सिंबल्स, चिन्ह के बारे में विस्तार से बताऊं? This is your ultimate 2026 revision cheat sheet. It is designed to be factually dense yet easy to scan. No fluff, just the meat of the topic. The National Party Cheat Sheet 2026. The 3 doors to national status need only one. Door A, 6% plus 4. 6% valid votes in 4 plus states, LS Assembly, and 4 LS seats from any state. Door B, 2% from 3. 2% of total LS seats, 11 seats, and winners must come from 3 different states. Door C, the 4-state rule. Recognized as a state party in 4 different states. The 5 paths to state status need only one. Path 1, 6% plus 2. 6% valid votes in state assembly election and 2 MLA seats. Path 2, 6% plus 1.
6% valid votes in LS election from that state, and 1 megapixel seat from that state. Path 3, 3% or 3. 3% of total assembly seats, or 3 seats, whichever is higher. Path 4, 1/25th rule. 1 LS seat for every 25 seats allotted to that state, or any fraction. Path 5, the 8% rule, 2011. 8% of total valid votes in the state, LS or assembly, even with 0 seats. 2026 current status check. Total national parties, 6. BJP, INC, AAP, BSP, CP, IM, NPP. Key downgrades, TMC, NCP, and CPI, are no longer national parties, as per latest ECI review. Privileges. Reserved symbol nationwide, 1 proposer for nomination, 40 star campaigners, free airtime on AIR Doordarshan, land for office in Delhi. Memory anchors and tricks. The 644 hook. For national status, remember 6%, 4 states, 4 seats. The 3-to-3 state trick for path 3 of state status, it's 3% or 3 seats. Easy to visualize. The 2011 bonus. Always remember the 8% rule was the latest edition, 2011, to help popular parties that lack seat-winning luck. National Party acronym, BIA-BCN. Asterisk, BJP, Lotus. INC, hand. AAP, broom. BSP, elephant. CPIM, hammer and sickle. NPP, book. Daily revision routine. The 5-minute drill. 1. Morning visualization, 2 minutes. Close your eyes and try to name the 6 national parties and their symbols. 2. The number recall, 2 minutes. Scribble the numbers 644, 2-3, and 8 on a scrap paper. Explain to yourself what they mean. 3. Active teaching, 1 minute. Explain the door C, 4-state rule, to an imaginary person. If you can explain it simply, you know it perfectly. Pro tip. Every time you see a political symbol on the news, ask yourself, is this a national or state symbol? This real-world connection locks the memory forever. Would you like me to create a 5-question extreme speed quiz to test your retention right now? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के बहुत बड़े नियमों के बारे में एक कहानी की तरह समझाऊंगा। जैसे स्कूल में हर बच्चे को अपनी डायरी में सब कुछ सच सच लिखना पड़ता है, वैसे ही हमारे देश के बड़े नेताओं के लिए भी कुछ कड़े नियम होते हैं। मैं तुम्हें एक एक शब्द बहुत गहराई से लेकिन बिल्कुल आसान हिंदी में समझाऊंगा ताकि तुम सबसे बेस्ट बन सको। नियम नंबर 1, अपनी संपत्ति का सच बताना, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स। मेरे दोस्त, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है अपनी सारी कीमती चीजों का सच सच हिसाब देना। जब कोई नेता चुनाव जीत जाता है और संसद पार्लियामेंट में जाकर अपनी गद्दी पर बैठने के लिए कसम खाता है, जिसे अंग्रेजी में ओथ और एफर्मेशन कहते हैं, तो उसके पास केवल 90 दिन का समय होता है। इन 3 महीनों के अंदर उसे एक कागज पर लिखकर अपने बड़े बॉस को बताना पड़ता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है। अगर वो लोकसभा का नेता है तो वो अपना हिसाब स्पीकर को देगा, और अगर वो राज्यसभा का नेता है तो वो चेयरमैन को देगा। इस कागज में उसे 3 खास बातें लिखनी होती हैं। पहली, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो चीजें जो चल सकती हैं जैसे कार, सोना या बैंक में रखा पैसा, मूवेबल, और वो चीजें जो हिल नहीं सकती जैसे घर या जमीन, इमूवेबल। बड़ी बात यह है कि उसे सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपनी पत्नी, स्पाउस और अपने बच्चों, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के नाम पर जो भी सामान है उसका भी पूरा हिसाब देना पड़ता है। दूसरी बात, लायबिलिटीज टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है कि अगर उसने किसी बैंक से कोई कर्जा लोन लिया है तो उसे बताना पड़ेगा। तीसरी बात, लायबिलिटीज टू गवर्नमेंट,
यानी अगर नेताजी ने बिजली का बिल, पानी का बिल या सरकार का कोई टैक्स नहीं भरा है तो वो भी सच सच बताना होगा। अगर कोई नेता ये जानकारी छुपाता है या गलत बताता है तो इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है, जिसका मतलब है कि उसने संसद का भरोसा तोड़ा है और उसे सजा भी मिल सकती है। नियम नंबर 2, चुनाव में खर्चे की सीमा, लिमिट ऑन पोल एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं लिमिट ऑन पोल एक्सपेंसेस की। इसका मतलब है चुनाव प्रचार के दौरान खर्च किए जाने वाले पैसों की एक तय सीमा। सरकार और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि कोई बहुत अमीर आदमी सिर्फ पैसे के दम पर चुनाव न जीत जाए। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेले में खर्च करने के लिए 100 रुपए देती हैं, वैसे ही सरकार ने नेताओं के लिए भी एक लिमिट तय कर दी है। पहले ये लिमिट कम थी, लेकिन अब चीजों के दाम बढ़ जाने की वजह से सरकार ने इसे बढ़ा दिया है ताकि नेता अच्छे से अपना प्रचार कर सकें। लोकसभा सांसदों के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों, बिगर स्टेट्स में एक नेता अधिकतम 95 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। लेकिन गोवा या सिक्किम जैसे छोटे राज्यों, स्मॉलर स्टेट्स में ये लिमिट 75 लाख रुपए है, क्योंकि वहां की जगह और लोग कम हैं। दिल्ली जैसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी में भी ये लिमिट 95 लाख रुपए है, जबकि बाकी छोटे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 75 लाख रुपए है। नियम नंबर 3, राज्य चुनाव के नियम, असेंबली इलेक्शंस। जैसे देश के लिए बड़े चुनाव होते हैं, वैसे ही राज्यों के लिए असेंबली इलेक्शंस, विधायक या एमएलए के चुनाव होते हैं। इनके लिए भी खर्चे की एक लिमिट तय है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है। वहीं छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जहां अपनी सरकार, लेजिस्लेचर होती है, वहां नियम अलग हैं। जैसे दिल्ली में ये लिमिट 40 लाख रुपए है, लेकिन पुडुचेरी जैसे छोटे इलाके में ये सिर्फ 28 लाख रुपए है। मेरे छोटे दोस्त, इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो राहुल नाम का एक आदमी चुनाव लड़ रहा है। उसे अपने हर पोस्टर, हर झंडे और हर चाय नाश्ते का हिसाब एक डायरी में रखना होगा। अगर उसने लिमिट से 1 रुपया भी ज्यादा खर्च किया या जीतने के बाद अपनी संपत्ति छुपाई तो उसकी जीत रद्द हो सकती है। इसे ही ईमानदारी और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यह भी सिखाऊं कि चुनाव आयोग इन नेताओं के खर्चों पर नजर कैसे रखता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम सीखेंगे कि हमारे देश में चुनाव इलेक्शंस कैसे होते हैं। इसे समझना बहुत आसान है, जैसे आपकी स्कूल की असेंबली और क्लास मॉनिटर का चुनाव होता है। मैं आपको एक एक बात बहुत प्यार से और गहराई से समझाऊंगा। एक इंसान और बहुत सारी कुर्सियां, मल्टीपल इलेक्शंस। सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर कोई नेता एक साथ 2 जगह से जीत जाए तो क्या होता है। हमारे देश में संसद, पार्लियामेंट के 2 कमरे होते हैं, एक हाउस ऑफ द पीपल जिसे लोकसभा कहते हैं और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे राज्यसभा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों कमरों, हाउसेस का सदस्य चुन लिया जाता है और उसने अभी तक किसी भी कमरे में अपनी सीट नहीं ली है, तो उसे इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बताना होगा कि उसे कौन सा कमरा पसंद है। इसे अंग्रेजी में इंटीमेट योर प्रेफरेंस, अपनी पसंद बताना कहते हैं। अगर वो 10 दिनों के अंदर नहीं बताता कि उसे कौन सा कमरा चाहिए तो उसकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाली सीट खाली, वेकेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि कानून मान लेगा कि उसे सिर्फ हाउस ऑफ द पीपल में रहना है। इसे ऐसे समझो जैसे आपने ड्राइंग और सिंगिंग दोनों कंपटीशन जीत लिए, लेकिन अगर आपने समय पर नहीं बताया कि आपको कौन सा प्राइज चाहिए तो आपका सिंगिंग वाला प्राइज आपसे वापस ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई नेता पहले से ही एक हाउस जैसे राज्यसभा का मेंबर है और वह चुनाव लड़कर दूसरे हाउस, लोकसभा के लिए भी चुन लिया जाता है, तो जिस मोमेंट वो दूसरे हाउस के लिए चुना जाएगा, उसकी पुरानी वाली सीट तुरंत खाली,
वेकेंट हो जाएगी। वो एक साथ 2 कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता। और अगर कोई नेता एक ही हाउस की 2 अलग अलग सीटों जैसे 2 अलग शहरों से चुनाव लड़कर दोनों जगह से जीत जाए तो उसे किसी एक सीट से इस्तीफा रिजाइन देना होगा। इसके लिए उसे चेयरमैन या स्पीकर को लिखकर देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता और दोनों सीटें अपने पास रखने की जिद करता है तो कानून उसकी दोनों सीटें छीन लेगा और वो खाली वेकेंट हो जाएंगी। अंत में जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन एक सरकारी अखबार जिसे ऑफिशियल गज़ेट कहते हैं उसमें सभी जीतने वालों के नाम छापता है ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि कौन जीता है। 2. चुनाव कराने वाली टीम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। चुनाव कराना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए इसके लिए एक पूरी टीम होती है। सबसे ऊपर इलेक्शन कमीशन ईसी होता है। राज्यों स्टेट्स के लेवल पर सबसे बड़ा अफसर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ होता है। यह अफसर पूरे राज्य में होने वाले चुनावों की देखरेख सुपरवाइज करता है। सीईओ सीधे इलेक्शन कमीशन के नीचे काम करता है और उनकी हर बात मानता है। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है जो पूरे स्कूल को देखता है, वैसे ही सीईओ पूरे राज्य के चुनावों का हेड होता है। राज्य के नीचे छोटे छोटे जिले डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ होता है। आमतौर पर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अफसर जैसे कलेक्टर या डीएम ही डीईओ बनता है। उसका काम अपने जिले के अंदर होने वाले संसद, पार्लियामेंट और विधानसभा लेजिस्लेचर के चुनावों के कामों के बीच तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेट और निगरानी करना होता है। वो सीईओ के आदेशों का पालन करता है। जैसे आपके स्कूल में हर फ्लोर के लिए एक अलग टीचर इंचार्ज होता है, वैसे ही जिले के लिए डीईओ होता है। 3. चुनाव के असली रेफरी रिटर्निंग ऑफिसर एंड अदर्स। अब बात करते हैं उस इंसान की जो एक सीट का हिसाब रखता है, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर और कहते हैं। हर एक चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन कमीशन एक आरओ नियुक्त करता है। ये कोई सरकारी अफसर या लोकल बॉडी का अधिकारी होता है। आरओ का काम बहुत जरूरी है। वो उम्मीदवारों के पर्चे चेक करता है और आखिर में वोटों की गिनती करके बताता है कि कौन जीता। कभी कभी एक ही आरओ को एक से ज्यादा चुनाव क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। चूंकि आरओ का काम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसकी मदद के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स एआरओ भी बनाए जाते हैं। ये भी सरकारी अफसर ही होते हैं। ये एआरओ अपने बॉस यानी आरओ के कहने पर उनके सारे काम कर सकते हैं। जैसे मैच में एक मुख्य अंपायर होता है और उसकी मदद के लिए लाइन अंपायर होते हैं, वैसे ही आरओ और एआरओ काम करते हैं। 4. वोट डालने की जगह पोलिंग स्टेशंस। आखिर में आता है पोलिंग स्टेशन, यानी वो कमरा या जगह जहां आप और आपके मम्मी पापा वोट डालने जाते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सीईओ की जिम्मेदारी है कि वो चुनाव आयोग से पूछकर हर इलाके में जरूरत के हिसाब से बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस बनवाए। उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि ये जगह लोगों के घर के पास हो। जब ये जगहें चुन ली जाती हैं तो वो एक लिस्ट छपवाता है पब्लिश, जिसमें लिखा होता है कि किस मोहल्ले के लोग किस पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट डालेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे परीक्षा के समय आपको बताया जाता है कि आपका रोल नंबर किस कमरे एग्जाम रूम में बैठा है। शब्दों का उच्चारण और मतलब, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। इंटीमेट सूचना देना या बताना। वेकेंट खाली हो जाना। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो इलाका जहां से एक नेता चुना जाता है। सुपरिंटेंडेंस देखरेख या निगरानी करना। गज़ेट सरकार का आधिकारिक सूचना पत्र। ज्यूरिसडिक्शन वो इलाका जहां तक किसी अफसर की पावर चलती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा चुनावी खेल खिलाऊं जिससे आपको ये सब हमेशा के लिए याद हो जाए? मेरे नन्हे दोस्त,
आज हम चुनाव की दुनिया के उन किरदारों के बारे में जानेंगे जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि आपका एक एक वोट सुरक्षित रहे। इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। 1. वोटिंग रूम की टीम, प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स। कल्पना करो कि पोलिंग स्टेशन, वोट डालने वाली जगह, एक परीक्षा हॉल, एग्जाम हॉल है। यहां सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये उस कमरे का कैप्टन या बड़ा सर होता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हर एक कमरे के लिए एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करता है। इसके साथ उसकी मदद के लिए कुछ पोलिंग ऑफिसर्स, हेल्पर्स भी होते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी नियम है जिसे ईमानदारी का नियम कहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर नहीं बन सकता जो किसी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, कैंडिडेट के लिए काम करता हो या उसका दोस्त हो। अगर कोई नेता का खास आदमी अफसर बन गया तो वो बेईमानी कर सकता है ना। इसीलिए सिर्फ न्यूट्रल सरकारी अफसरों को ही ये काम दिया जाता है। एक और मजेदार बात यह है कि अगर काम के दौरान प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तबीयत खराब हो जाए या उसे कहीं जाना पड़े तो वो अपने किसी भी पोलिंग ऑफिसर को आदेश दे सकता है कि अब तुम मेरी जगह बॉस का काम संभालो। तब वो हेल्पर भी बॉस की तरह सारे फैसले ले सकता है। लेकिन जब चुनाव काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के होते हैं तो वहां भीड़ बहुत कम होती है। इसलिए वहां अलग से प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ती। वहां का जो मुख्य रेफरी होता है यानी रिटर्निंग ऑफिसर, वही खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम भी संभाल लेता है। 2. चुनाव के सुपर जासूस, ऑब्जर्वर्स। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर्स की। ये चुनाव के सुपर हीरो या सीक्रेट जासूस जैसे होते हैं। इलेक्शन कमीशन इन अफसरों को चुनता है और ये हमेशा बड़े सरकारी अधिकारी जैसे IAS होते हैं। इनका काम किसी एक इलाके, कॉन्स्टिट्यूएंसी या इलाकों के समूह पर कड़ी नजर रखना होता है। ये वहां घूम घूम कर देखते हैं कि कहीं कोई डरा धमकाकर वोट तो नहीं ले रहा। ये सीधे दिल्ली में बैठे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं। इन ऑब्जर्वर्स के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है जिसे हम इमरजेंसी ब्रेक कह सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी जगह पर बूथ कैप्चरिंग, जब गुंडे आकर मशीन छीन लेते हैं और खुद बटन दबाते हैं, हुई है, तो वे रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे सकते हैं कि रुक जाओ, अभी वोटों की गिनती, काउंटिंग मत करो और जीत का ऐलान मत करो। वे ऐसा तब भी कर सकते हैं जब उन्हें पता चले कि वोटिंग मशीनें, EVMs चोरी हो गई हैं, गलती से या जानबूझकर जला दी गई हैं, या उनके साथ कोई छेड़छाड़, टैंपरिंग हुई है। अगर मशीन इतनी खराब हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा कि असली वोट किसे मिला, तो ऑब्जर्वर तुरंत सब कुछ रुकवा देता है ताकि बेईमानी से कोई जीत न सके। शब्दों का सही उच्चारण और मतलब, प्रोनंसिएशन और मीनिंग। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वह अफसर जो एक पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। पोलिंग ऑफिसर जो वोट डालने आए लोगों की पहचान चेक करते हैं और उंगली पर स्याही लगाते हैं। ऑब्जर्वर वो बड़ा अफसर जो ऊपर से सब कुछ देखता है कि नियम टूट तो नहीं रहे। बूथ कैप्चरिंग जब कोई डरा धमकाकर वोटिंग वाली जगह पर कब्जा कर लेता है। एसरटेंड किसी बात का पक्का पता लगाना। उदाहरण के लिए मान लो एक स्कूल के कमरे में वोटिंग चल रही है। अचानक कुछ शरारती तत्व आकर मशीन को पानी में डाल देते हैं। वहां खड़ा ऑब्जर्वर तुरंत अपनी पावर दिखाएगा और गिनती रुकवा देगा। वो कहेगा, चूंकि अब हम पक्का नहीं जान सकते, कैनॉट बी एसरटेन्ड, कि जनता ने किसे चुना, इसलिए यहां का चुनाव रद्द किया जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी चीट शीट में इन जासूसों, ऑब्जर्वर्स की शक्तियों को भी छोटे पॉइंट्स में जोड़ दूं? नमस्ते। अब हम इस पूरे विषय को इतनी सरलता से समझेंगे जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। मैं आपको एक एक बात हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि आप भविष्य के लिए बेस्ट बन सकें। 1. चुनाव की शिकायत कहां करें? द वेन्यू।
देखिए, जब हम स्कूल में कोई गेम खेलते हैं और कोई बेईमानी करता है तो हम सीधे प्रिंसिपल के पास जाते हैं। वैसे ही भारत में अगर किसी चुनाव इलेक्शन में कोई गड़बड़ी लगती है तो उसकी शिकायत सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसे हम इलेक्शन डिस्प्यूट, चुनाव विवाद कहते हैं। इस शिकायत को दर्ज करने का जो कानूनी तरीका है उसे इलेक्शन पिटीशन, चुनाव याचिका कहा जाता है। याद रखिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको शिकायत करनी है तो आपके पास सिर्फ 45 डेज 45 दिन का समय होता है। यह समय उस दिन से शुरू होता है जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित किया गया हो। इस शिकायत के पत्र में आपको मटेरियल फैक्ट्स, ठोस सबूत और तथ्य लिखने होंगे। आप सिर्फ अंदाजे से नहीं कह सकते कि मुझे लगता है बेईमानी हुई है। आपको साफ साफ बताना होगा कि क्या गलत हुआ है। 2. कोर्ट के अंदर क्या होता है? ट्रायल ऑफ द पिटिशन। जब मामला कोर्ट पहुंच जाता है तो जज साहब कोशिश करते हैं कि इस केस का फैसला 6 मंथ्स 6 महीने के अंदर हो जाए। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई गलत इंसान कुर्सी पर बैठा है तो उसे जल्दी हटाया जा सके। इस दौरान एक बहुत जरूरी नियम है जिसे सीक्रेट बैलेट कहते हैं। कोर्ट में किसी भी गवाह, विटनेस या वोटर से यह नहीं पूछा जा सकता कि आपने किसे वोट दिया था। आपका वोट आपका राज है। सुनवाई के बाद कोर्ट के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। कोर्ट उस चुनाव को वॉइड, अमान्य या शून्य घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि जीता हुआ उम्मीदवार अब हारा हुआ माना जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट यह भी कह सकता है कि जो दूसरा उम्मीदवार था वही असली विजेता यानी ड्यूली इलेक्टेड है। 3. चुनाव रद्द होने के कारण, वाई एन इलेक्शन इज वॉइड। एक चुनाव को नल एंड वॉइड, पूरी तरह खत्म, तब माना जाता है जब कुछ बड़ी गलतियां पकड़ी जाती हैं। जैसे 1. अगर जीतने वाला उम्मीदवार नॉट क्वालिफाइड, योग्य ना हो, मान लीजिए उसकी उम्र कानून के हिसाब से कम है या वो भारत का नागरिक ही नहीं है। 2. अगर किसी अच्छे उम्मीदवार का पर्चा यानी नॉमिनेशन गलत तरीके से इम्प्रॉपरली रिजेक्टेड कर दिया गया हो। 3. सबसे जरूरी बात, अगर उम्मीदवार ने करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट तरीके अपनाए हों, जैसे वोट के बदले पैसे बांटना, डराना धमकाना या धर्म के नाम पर वोट मांगना। 4. अगर चुनाव के नियमों, कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट्स का पालन न किया गया हो और इससे चुनाव के नतीजे पर बड़ा असर पड़ा हो। लेकिन यहां एक बचाव का रास्ता भी है। अगर उम्मीदवार ये साबित कर दे कि उसने या उसके खास एजेंट ने कोई गलत काम नहीं किया और उन्होंने दूसरों को गलत काम करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, तो उस उम्मीदवार की जीत को रद्द, वॉइड नहीं किया जाएगा। 4. फैसले के बाद क्या होता है? पोस्ट डिसीजन एक्शंस। जब हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देता है तो उस फैसले की एक कॉपी इलेक्शन कमीशन (ईसी) और उस सदन के स्पीकर अध्यक्ष को भेजी जाती है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। मान लीजिए एक नेता ने जीतने के बाद 2 साल तक काम किया और फिर कोर्ट ने कहा कि उसका चुनाव वॉइड है। तो क्या उसके पुराने काम भी खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसके द्वारा किए गए सभी पुराने काम वैलिड, कानूनी रूप से सही रहेंगे ताकि देश का कामकाज न रुके। इसके अलावा अगर शिकायत करने वाला पिटिशनर या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है रिस्पोंडेंट, उनमें से किसी की मौत हो जाए तो केस वही रुक सकता है जिसे अबेटमेंट, अड़चन या समाप्ति कहते हैं। 5. आखिरी मौका, सुप्रीम कोर्ट अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो हार नहीं मानता। वो सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे अपील करना कहते हैं। लेकिन इसके लिए समय बहुत कम मिलता है। हाई कोर्ट के फैसले के सिर्फ 30 डेज 30 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए। अगर आप लेट हो गए तो हाई कोर्ट का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। शब्दों का उच्चारण और अर्थ, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, झगड़ा या विवाद। पिटिशन, पिटीशन, प्रार्थना पत्र या अर्जी। कंस्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र। वॉइड, वॉइड, जिसकी कोई कानूनी कीमत न हो, शून्य। अबेटमेंट, अबेटमेंट, कानूनी कार्रवाई का बीच में ही खत्म हो जाना। कंप्लायंस, कंप्लायंस, नियमों का पालन करना। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूं जहां भारत में असलियत में किसी बड़े नेता का चुनाव रद्द किया गया हो?
नमस्ते। चलिए अब हम भारत के चुनाव नियमों, इलेक्शन रूल्स को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आप बस ये कल्पना कीजिए कि हमारा देश एक बहुत बड़ा स्कूल है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए उस स्कूल की रूल बुक, नियमों की किताब है। जब भी इस किताब में कुछ सुधार किया जाता है तो उसे अमेंडमेंट, संशोधन कहते हैं। साल 2013 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2013 कहा जाता है। इसे लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माइनस सबसे बड़ी अदालत ने एक कड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जेल या पुलिस कस्टडी, पुलिस की कैद में है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कोर्ट का तर्क था कि चूंकि जेल में बंद इंसान वोट नहीं दे सकता, इसलिए वो इलेक्टर, निर्वाचक नहीं रहा, और जो इलेक्टर नहीं है वो नेता कैसे बन सकता है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट, संसद माइनस जहां कानून बनते हैं, को लगा कि ये नियम थोड़ा खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर किसी अच्छे नेता को उसका दुश्मन चुनाव से ठीक पहले किसी झूठे केस में पुलिस कस्टडी में डलवा दे तो उसका तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए 2013 में कानून बदला गया। नए नियम में कहा गया कि भले ही कोई व्यक्ति जेल में होने के कारण वोट नहीं डाल सकता क्योंकि उसे प्रोहिबिटेड यानी रोका गया है, लेकिन उसका नाम इलेक्टोरल रोल, वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। वो तब भी एक इलेक्टर, निर्वाचक ही कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जेल के अंदर से भी नामांकन भर सकता है और चुनाव लड़ सकता है। आसान शब्दों में, जेल में बंद होने से आपका वोट देने का हक कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने का हक नहीं छीनता। इसी कानून में डिस्क्वालिफाइड, अयोग्य शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन को भी और साफ किया गया। पहले यह थोड़ा उलझा हुआ था, लेकिन अब नियम यह है कि किसी को डिस्क्वालिफाइड तभी माना जाएगा जब उसे किसी गंभीर अपराध के लिए कन्विक्शन, दोष सिद्धि मिले, यानी जज साहब ये फैसला सुना दें कि हां, इसने जुर्म किया है। सिर्फ पुलिस के पकड़ने से या शक होने से कोई डिस्क्वालिफाई नहीं होता। अगर किसी को चुनाव से जुड़े करप्ट प्रैक्टिसेस, भ्रष्ट आचरण या बड़े अपराधों के लिए दोषी पाया जाता है, तभी उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर राजू पर सिर्फ केस चल रहा है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर कोर्ट ने राजू को 2 साल की सजा सुना दी है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं 2017 वाले बदलाव की, जिसे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 कहते हैं। यह बिल 2 अच्छे कामों के लिए लाया गया था: जेंडर न्यूट्रलिटी, स्त्री पुरुष समानता, और प्रॉक्सी वोटिंग, किसी और के जरिए वोट देना। पहले कानून में सेना के जवानों के लिए वाइफ, पत्नी शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो महिलाएं भी फौज में हैं। तो क्या उनके पति को वोट देने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने वाइफ शब्द को हटाकर स्पाउस, जीवन साथी कर दिया। स्पाउस एक ऐसा शब्द है जिसमें पति और पत्नी दोनों आ जाते हैं। ये कितना सिंपल और फेयर, निष्पक्ष है ना? इस 2017 के बिल में एक और बड़ा सपना था ओवरसीज वोटर्स, विदेशी भारतीय माइनस एनआरआई के लिए। दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, जिनमें से 60 लाख लोग वोट देने की उम्र के हैं। पहले नियम था कि अगर आपको वोट देना है तो आपको हवाई जहाज का टिकट कटाकर भारत आना ही पड़ेगा। इसमें बहुत पैसा खर्च होता था। सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन्हें प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा दी जाए। प्रॉक्सी का मतलब होता है मेरी जगह कोई और। मान लीजिए राहुल अमेरिका में नौकरी करता है, वो दिल्ली के चुनाव में वोट देना चाहता है। प्रॉक्सी वोटिंग के जरिए वो अपनी अथॉरिटी, अधिकार अपनी बहन को दे सकता है जो दिल्ली में रहती है। उसकी बहन पोलिंग बूथ पर जाकर कह सकती है कि मैं राहुल की तरफ से वोट डालने आई हूं। इससे फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा भी बचती और लोगों का वोट देना भी आसान हो जाता। हालांकि आपको ये याद रखना होगा कि ये 2017 वाला बिल लैप्स्ड, समाप्त हो गया। भारत में नियम है कि अगर कोई बिल लोकसभा के 5 साल खत्म होने तक पास नहीं हो पाता तो वो खत्म हो जाता है। 2019 में 16वीं लोकसभा भंग, डिसॉल्व हो गई, इसलिए ये प्रॉक्सी वोटिंग वाला नियम अभी तक कानून नहीं बन पाया है। तो आज की स्थिति ये है कि स्पाउस वाला बदलाव और जेल में रहकर चुनाव लड़ने वाला नियम तो पक्का है, लेकिन विदेश में रहने वालों को अभी भी खुद आकर ही वोट देना पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सेक्शन 16 या सेक्शन 62(5) जैसे तकनीकी हिस्सों को और भी गहराई से समझाऊं?
नमस्ते। अब मैं आपको ये पूरी बात बिल्कुल आसान हिंदी में समझाऊंगा, जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। हम एक एक करके हर उस बात को समझेंगे जो आपने मुझे दी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। उमेश सिन्हा कमेटी और उनका काम। सबसे पहले ये समझो कि हमारे देश में चुनाव इलेक्शंस कराने वाली सबसे बड़ी टीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) कहते हैं। इस टीम के एक बहुत सीनियर और समझदार अधिकारी हैं उमेश सिन्हा, सीनियर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। सरकार ने उन्हें एक सुपर टीम यानी कमेटी का कैप्टन बनाया। उनका काम यह था कि वो पुराने कानून, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कहते हैं, उसे चेक करें और उसमें सुधार, मॉडिफिकेशंस के सुझाव दें। 1951 का जमाना अलग था। तब न इंटरनेट था न मोबाइल, इसलिए पुराने नियमों को आज के हिसाब से बदलना जरूरी था। उमेश सिन्हा जी की टीम ने अपनी पूरी रिसर्च के बाद 10 जनवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट जमा की। उन्होंने इसमें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, चुनाव के दौरान बर्ताव के नियम और ECI इंस्ट्रक्शंस को और बेहतर बनाने के तरीके बताए। सेक्शन 126 और साइलेंट पीरियड का जादू। अब बात करते हैं एक खास नियम की, जिसे सेक्शन 126 कहते हैं। यह नियम एक जादुई शांत समय के बारे में है, जिसे साइलेंट पीरियड कहा जाता है। वोट डालने से ठीक 48 घंटे पहले यह समय शुरू होता है। कानून कहता है कि इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और रेडियो पर कोई भी नेता अपना प्रचार या विज्ञापन, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दिखा सकता। ये इसलिए किया गया ताकि वोट डालने से पहले आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहे और आप बिना किसी शोर शराबे के ये सोच सकें कि आपके लिए कौन सा नेता सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको रविवार सुबह 8 बजे वोट देना है, तो शुक्रवार सुबह 8 बजे से ही टीवी पर चुनाव वाले विज्ञापन बंद हो जाने चाहिए। पुरानी कमियां और स्नीकी रास्ते। उमेश सिन्हा कमेटी ने एक बहुत बड़ी समस्या पकड़ी। उन्होंने देखा कि कानून में एक गैप, खाली जगह है। कानून में लिखा था कि टीवी पर विज्ञापन बंद रहेंगे, लेकिन उसमें प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का नाम नहीं था। इसका फायदा उठाकर नेता लोग वोटिंग वाले दिन भी अखबार के पहले पन्ने पर बड़े बड़े विज्ञापन छपवा देते थे। इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई मजबूत कानूनी शक्ति, लैक ऑफ बैकिंग बाय लॉ, नहीं थी। इसके साथ ही आज के दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी इस पुराने कानून के दायरे से बाहर था। ये प्लेटफॉर्म्स लोगों की सोच बदलने, इन्फ्लुएंस में बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इन पर रोक लगाने या इनके विज्ञापनों को चेक करने, प्री स्क्रीनिंग का कोई सख्त नियम नहीं था। ECI की मांग और भविष्य का सुधार। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सरकार से गुहार लगाई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक बदलाव, अमेंडमेंट किया जाए। वे चाहते हैं कि सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी सेक्शन 126 के दायरे में लाया जाए। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि कानून में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया और अदर एंटिटीज शब्द भी जोड़े जाएं। यहां अदर एंटिटीज का मतलब है इंटरनेट पर मौजूद हर वो जगह जहां विज्ञापन दिख सकते हैं। इसका मकसद ये है कि चुनाव से 48 घंटे पहले हर तरफ पूरी तरह शांति रहे, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, आपका लैपटॉप हो या सुबह आने वाला अखबार। आसान शब्दों में एक उदाहरण, एग्जाम्पल। मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होने वाला है। टीचर कहती है कि चुनाव से 2 दिन पहले कोई भी बच्चा अपना प्रचार नहीं करेगा, लेकिन एक बच्चा क्लास की दीवार पर पोस्टर चिपका देता है और दूसरा बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भेज देता है, क्योंकि टीचर ने सिर्फ बोलकर प्रचार करने को मना किया था। उमेश सिन्हा कमेटी का काम यही था कि वो टीचर को कहें, मैडम, आप नियम बदलिए और बोलकर, लिखकर या मोबाइल पर मैसेज भेजकर हर तरह से प्रचार करना मना कीजिए। यही बदलाव अब भारत के चुनाव कानून में लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, फेयर और शांत, पीसफुल हो सकें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि अगर कोई नेता इन नियमों को तोड़ता है तो उसे क्या सजा मिल सकती है, या हम सोशल मीडिया के लिए बने खास नियमों, वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात करें? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के बहुत बड़े कानून, लॉ की कहानी सुनाऊंगा।
सोचो कि तुम एक स्कूल में हो और वहां हेड बॉय या हेड गर्ल का चुनाव हो रहा है। अगर कोई बच्चा चोरी करता है या झूठ बोलता है तो क्या उसे लीडर बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसी तरह भारत में नेताओं को साफ सुथरा रखने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का विधि आयोग ने 2014 में एक बहुत ही खास रिपोर्ट दी थी। इसके अध्यक्ष जस्टिस ए.पी. शाह थे। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर बनाई गई थी, क्योंकि एक एनजीओ जिसका नाम पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन था, उसने कोर्ट से कहा था कि राजनीति से अपराधियों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या खास बातें थीं। सबसे पहली बात थी इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन, चुनावी अयोग्यता। इसका मतलब है कि किस समय किसी इंसान को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। अभी का नियम यह है कि जब तक कोर्ट किसी को गुनहगार साबित नहीं कर देता, जिसे कन्विक्शन कहते हैं, तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन भारत में कोर्ट के केस 20-20 साल चलते हैं। तब तक तो वो नेता देश पर राज करता रहेगा। इसलिए कमीशन ने कहा कि जैसे ही जज कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय करना कर दे, तभी उस इंसान को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वो समय होता है जब जज सारे सबूत देखकर कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुमने ये गलत काम किया है और अब तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा। ये पुलिस की एफआईआर से बहुत ऊपर की चीज है, क्योंकि इसमें जज ने अपना दिमाग लगाया होता है। लेकिन क्या कोई दुश्मन झूठा केस करके किसी अच्छे नेता को रोक सकता है? इसे रोकने के लिए रिपोर्ट में कुछ सेफगार्ड, सुरक्षा कवच दिए गए। पहला नियम यह है कि सिर्फ उन अपराधों के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाएगा जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो, जैसे बहुत बड़ी चोरी या किसी को चोट पहुंचाना। छोटी मोटी बातों पर किसी को नहीं रोका जाएगा। दूसरा नियम यह है कि अगर चुनाव के नामांकन, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन से ठीक 1 साल पहले किसी पर आरोप लगा है तो उसे नहीं रोका जाएगा। ये इसलिए ताकि चुनाव के समय कोई जानबूझकर झूठा केस न कर दे। ये पाबंदी तब तक रहेगी जब तक कोर्ट उसे बेगुनाह एक्विटल ना कह दे या फिर 6 साल पूरे ना हो जाएं। अगर कोई नेता पहले से ही एमपी, सांसद या एमएलए विधायक है और उस पर आरोप तय, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, तो उसके लिए नियम और भी कड़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि उनका केस एक्सपेडाइटेड, तेजी से चलना चाहिए। जज को हर रोज डे टू डे सुनवाई करनी होगी और 1 साल के अंदर फैसला सुनाना होगा। अगर 1 साल में फैसला नहीं आया तो उस नेता को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उसे सैलरी, रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगी और उसकी सारी सुविधाएं, परक्विजिट्स छीन ली जाएंगी। यह नियम पुराने केसों पर भी लागू होगा, जिसे रेट्रोएक्टिव कहते हैं, यानी कानून बनने से पहले के केसों वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात है फॉल्स एफिडेविट्स, झूठा शपथ पत्र। जब कोई चुनाव लड़ता है तो उसे एक कागज पर लिखकर देना पड़ता है कि उसके पास कितना पैसा है और उस पर कितने केस हैं। अगर कोई इस कागज पर झूठ बोलता है तो रिपोर्ट कहती है कि उसे कम से कम 2 साल की जेल होनी चाहिए। पहले ये सिर्फ 6 महीने थी। इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में एक करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण माना जाना चाहिए। सरल भाषा में कहें तो अगर आपने झूठ बोला तो आप धोखेबाज कहलाएंगे और आपको नेता बनने का कोई हक नहीं होगा। इस तरह ये रिपोर्ट हमारे देश की राजनीति को क्लीन करने का एक बड़ा सपना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सुझावों पर अब तक क्या फैसला लिया है? बहुत अच्छा। अब मैं तुम्हें इसके आगे की कहानी सुनाता हूं कि आखिर इन सुझावों, सजेशंस का क्या हुआ। ये हिस्सा तुम्हें ये समझने में मदद करेगा कि आज के समय में हमारे देश में क्या नियम चल रहे हैं। देखो मेरे नन्हे दोस्त, लॉ कमीशन ने तो अपनी सलाह दे दी थी, लेकिन उस सलाह को कानून बनाने का काम हमारी पार्लियामेंट, संसद का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत ही दिलचस्प बातें कहीं, जिन्हें हम इन आसान पैराग्राफ्स में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 और 2020 में बहुत बड़े फैसले सुनाए। कोर्ट ने माना कि राजनीति में अपराधियों का होना एक सड़ांध रॉड की तरह है, लेकिन कोर्ट खुद कानून नहीं बना सकता। कोर्ट ने कहा कि हम किसी को सिर्फ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, आरोप तय होने के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार जब तक कोई दोषी, कन्विक्टेड साबित नहीं होता, उसे निर्दोष माना जाता है। इसलिए अभी भी भारत में वही पुराना नियम चल रहा है, यानी अगर किसी को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा, कन्विक्शन होती है, तभी उसे चुनाव लड़ने से रोका जाता है। भले ही कोर्ट ने नेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका, लेकिन उन्होंने जनता, वोटर्स की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए। अब हर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के लिए यह जरूरी है कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जिस पर आपराधिक केस, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो उन्हें अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और अखबारों में ये जानकारी छापनी होगी। उन्हें जनता को यह भी बताना होगा कि उन्होंने एक साफ छवि वाले इंसान के बजाय एक दागी इंसान को क्यों चुना। इसका मतलब है कि अब नेताओं की पोल खुलना आसान हो गया है।
साल 2026 के अपडेट के हिसाब से समझे तो अब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त हो गया है। अगर कोई नेता अपने एफिडेविट शपथ पत्र में अपनी संपत्ति या केस के बारे में छोटी सी भी जानकारी छुपाता है तो उसका नामांकन नॉमिनेशन रद्द किया जा सकता है। साथ ही अब देश भर में स्पेशल कोर्ट्स विशेष अदालतें बनाई गई हैं जो सिर्फ नेताओं के केसों की सुनवाई करती हैं ताकि उनके केस 20 साल तक न लटकें और जल्दी फैसला आ सके। तो मेरे दोस्त, कहानी का सार ये है कि लॉ कमीशन की वो रिपोर्ट आज भी एक मशाल की तरह है। भले ही उसके सारे सुझाव अभी कानून नहीं बने हैं, लेकिन उसकी वजह से ही आज हमें अपने नेताओं के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब ये हम जैसे नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम दागी नेताओं को वोट न देकर खुद राजनीति को साफ करें। क्या तुम जानना चाहोगे कि अगर कोई नेता जेल में है तो क्या वो वहां से चुनाव लड़ सकता है या वोट डाल सकता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का विमुद्रीकरण, अपराधीकरण खत्म करना क्या होता है। तुम इसे एक खेल की तरह समझो। अगर हम कोई खेल खेल रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उसके कैप्टन सबसे ईमानदार और अच्छे बच्चे हों, न कि वो जो दूसरों को डराते या धमकाते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान यानी देश की सबसे बड़ी नियम वाली किताब में लिखा है कि जो हमारे बड़े नेता और अधिकारी हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कहते हैं, उन्होंने एक प्लेज, शपथ या पक्का वादा लिया है। उनका वादा यह है कि वे देश को करप्शन, भ्रष्टाचार या बेईमानी की गंदगी से बचाकर रखेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे हमारी पॉलिटी, राजनीति में ऐसे लोग घुस रहे हैं जो अपराधी हैं, जिसे हम क्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। जब राजनीति में अपराधी आ जाते हैं तो यह हमारे देश के ईथॉस, मूल स्वभाव या आत्मा को चोट पहुंचाता है। ये लोग देश के लिए एक लायबिलिटी, बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वे जनता की सेवा करने के बजाय खुद का फायदा देखते हैं। इससे हम जैसे आम नागरिकों यानी सिटीजनरी को बहुत तकलीफ होती है। इसे रोकने के लिए हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार यानी लेजिस्लेचर से कहा है कि एक कड़ा कानून बनाओ ताकि अपराधियों को राजनीति से दूर रखा जा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, पुराना आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग को सच सच बताना होगा। अब कोर्ट ने कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए हैं। पहला नियम यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अपने उम्मीदवारों की सारी जानकारी डालनी होगी। इसे वाइडर पब्लिसिटी, बड़े स्तर पर प्रचार कहा गया है, ताकि अखबार, प्रिंट मीडिया और टीवी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हर किसी को पता चल सके कि कौन सा नेता कैसा है। कोर्ट ने 3 मुख्य लक्ष्य रखे हैं। पहला, अपराधियों की राजनीति में एंट्री बंद करना। दूसरा, जिन नेताओं पर केस चल रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, जांच और ट्रायल अदालत का फैसला बहुत तेजी से यानी एक्सपेडाइटिंग तरीके से पूरा करना। और तीसरा, किसी नेता पर केस चलाने की इजाजत, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन देने के नियम बिल्कुल साफ और पारदर्शी होने चाहिए, ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी अपराधी को बचा ना सके। मेरे प्यारे बच्चे, इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो स्कूल की लाइब्रेरी का मॉनिटर उस बच्चे को बना दिया जाए जो खुद किताबें चुराता है, तो क्या लाइब्रेरी सुरक्षित रहेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ने वाले होंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जनता को सब कुछ पता हो, ताकि वे सही इंसान को चुन सकें। अगर हम अपराधियों को वोट नहीं देंगे तो राजनीति खुद ब खुद साफ हो जाएगी। यही इस पूरे विषय का सबसे बड़ा निचोड़ है कि हमें अपने देश के लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को मजबूत और साफ सुथरा रखना है। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। डीक्रिमिनलाइजेशन, डी, क्रिमिनलाइजेशन। Constitutional, constitutional. Functionaries, functionaries. Antecedents, antecedents. Legislature, legislature. Liability, liability. Prosecution, prosecution.
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे रियल लाइफ उदाहरण दूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के सबसे बड़े नियमों के घर यानी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव के कैप्टन यानी इलेक्शन कमीशन की कहानियों को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। जैसे तुम्हारे स्कूल में नियमों की एक डायरी होती है, वैसे ही हमारे देश को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए नाम की एक किताब है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस किताब में सुधार किए हैं ताकि सिर्फ अच्छे लोग ही हमारे नेता बने। चलो एक एक करके इन मजेदार कहानियों को पैराग्राफ के रूप में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट एससी के बड़े फैसले और सुधार। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीबीज, मुफ्त के उपहारों की। 5 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां जो जनता को मुफ्त में टीवी, लैपटॉप या पैसे देने का वादा करती हैं वो गलत है। इसे विशिएट द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ना कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा क्लास मॉनिटर बनने के लिए सबको चॉकलेट बांटने का वादा करे ताकि सब उसे वोट दें। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ईसी से कहा कि वे इसके लिए कड़े गाइडलाइंस नियम बनाएं ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सकें। इसके बाद 10 जुलाई 2013 को एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसे हम लिली टॉमस केस के नाम से भी जानते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एमपी, सांसद या एमएलए विधायक को किसी बड़े अपराध के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड, तुरंत पद से हटाना कर दिया जाएगा। पहले नियम था कि वे 3 महीने तक अपनी कुर्सी बचा सकते थे, लेकिन कोर्ट ने सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि अब अपराधी नेता सजा मिलते ही अपनी पावर खो देगा। उसी दिन एक और फैसला आया कि जो इंसान जेल में है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जेल या पुलिस की हिरासत, कस्टडी में हैं तो आप इलेक्टर वोटर नहीं रहते और जो वोटर नहीं है वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। हालांकि बाद में हमारी संसद ने आरपीए अमेंडमेंट, कानून में बदलाव करके इस फैसले को पलट दिया। आज की स्थिति यह है कि सजा मिलने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर आप सिर्फ केस के दौरान जेल में हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नियम पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के बारे में था। 14 सितंबर 2013 को कोर्ट ने कहा कि जनता का यह नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार है कि वो अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ जाने। अगर कोई उम्मीदवार अपने एफिडेविट, शपथ पत्र में कोई जानकारी छुपाता है या कॉलम खाली छोड़ देता है तो उसका नॉमिनेशन, नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल एडमिशन फॉर्म में अगर पापा का फोन नंबर या पता न भरा जाए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इसके ठीक बाद 27 सितंबर 2013 को कोर्ट ने हमें नोटा नन ऑफ द अबव का बटन दिया। इसका मतलब है कि अगर आपको लाइन में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं का बटन दबा सकते हैं। नेताओं के केस जल्दी खत्म करने के लिए 10 मार्च 2014 को कोर्ट ने आदेश दिया कि एमपीएस और एमएलएस के खिलाफ चल रहे केस 1 ईयर, 1 साल के अंदर खत्म होने चाहिए। इसे डे टू डे ट्रायल, हर दिन सुनवाई कहा गया ताकि अपराधी नेता सालों तक कोर्ट के चक्कर काटकर बच न सकें। फिर सितंबर 2018 में कोर्ट ने एक और सख्त नियम बनाया। अब हर पार्टी को अपनी वेबसाइट पर यह बताना होगा कि उन्होंने किस अपराधी को टिकट दिया है, उस पर कौन कौन से पेंडिंग क्रिमिनल केसेस हैं और सबसे जरूरी बात कि उन्हें कोई साफ छवि, क्लीन रिकॉर्ड वाला इंसान क्यों नहीं मिला। पार्टियों को जनता को जवाब देना होगा कि उन्होंने एक अपराधी को ही क्यों चुना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए में बदलाव की जरूरत। अब बात करते हैं कि हमारे पुराने चुनावी कानूनों को बदलने की जरूरत क्यों है। हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त सीईसी डॉक्टर नसीम जैदी ने कहा कि आरपीए का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, पूरी तरह से जांच और सुधार बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ चुनौतियां बदल गई हैं। चुनाव आयोग की एक विशेष लीगल रिसर्च विंग, कानूनी शोध शाखा, दुनिया के दूसरे देशों के कानूनों को पढ़ रही है ताकि हम अपना एक नया ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल बिल बना सकें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पुराने फोन को अपडेट करके नया सॉफ्टवेयर डालना। इस नए बदलाव के मुख्य लक्ष्य हैं डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति से अपराधियों को बाहर करना, अब्यूज ऑफ मनी, पैसों का गलत इस्तेमाल रोकना और पेड न्यूज, पैसे देकर खबर छपवाना को अपराध बनाना। एक बहुत बड़ा प्रस्ताव यह भी है कि ब्राइबरी, रिश्वत देना को कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध बनाया जाए।
इसका मतलब है कि अगर कोई नेता वोट के लिए पैसे बांटते पकड़ा गया तो पुलिस उसे बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकेगी। चुनाव आयोग ये भी चाहता है कि जैसे बूथ कैप्चरिंग, बूथ लूटना होने पर चुनाव रद्द कर दिया जाता है, वैसे ही अगर बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी पाई जाए तो चुनाव को काउंटरमैंड रद्द करने की ताकत आयोग के पास होनी चाहिए। मेरे दोस्त, ये सारी बातें हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हैं। क्या आप जानना चाहोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या फैसला सुनाया है? जरूर मेरे छोटे दोस्त, तुमने हाँ कहा, तो अब मैं तुम्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड की वो कहानी सुनाता हूं जिसने 2024 में पूरे देश में हलचल मचा दी थी। ये सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा और ताज़ा फैसला माना जाता है। इसे भी हम बहुत आसान भाषा में पैराग्राफ के रूप में समझेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे और इन्हें क्यों लाया गया था? कल्पना करो कि एक जादुई गुल्लक है। अगर किसी अमीर आदमी को अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को करोड़ों रुपए देने हैं तो वो बैंक जाकर एक कागज बॉन्ड खरीदता और चुपचाप उस पार्टी की झोली में डाल देता। इस कागज पर देने वाले का नाम नहीं लिखा होता था। सरकार ने इसे 2018 में शुरू किया था और कहा था कि इससे ब्लैक मनी, काला धन कम होगा क्योंकि सारा पैसा बैंक के जरिए आएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। जनता को यह कभी पता नहीं चलता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने पैसे दिए। इसे एनोनिमिटी, गुमनामी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला फरवरी 2024, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मिलकर इस जादुई गुल्लक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक हैं, यानी ये हमारे देश के बुनियादी नियमों के खिलाफ हैं। कोर्ट ने बहुत ही सुंदर बात कही, जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार को पैसे कहां से मिल रहे हैं। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किस कंपनी ने पार्टी को पैसे दिए हैं तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि सरकार जो नियम बना रही है वो जनता के भले के लिए है या उस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जिसने उन्हें चंदा दिया है। वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, वोटर का जानने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि भारत के हर नागरिक के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी है। इस आज़ादी का एक हिस्सा ये भी है कि हमें सब कुछ पता हो, राइट टू नो। कोर्ट ने इसे क्विड प्रो क्वो के खतरे से जोड़ा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। कोर्ट को डर था कि कंपनियां पार्टियों को करोड़ों रुपए देकर बदले में अपने लिए गलत तरीके से फायदे वाले कानून बनवा सकती हैं। इसलिए कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को आदेश दिया कि वे उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक करें जिन्होंने पार्टियों को चंदा दिया था। अब आगे क्या और तुम्हारे लिए सीख? इस फैसले के बाद अब भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुपके से चंदा नहीं ले सकती। सब कुछ पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इससे हमारी डेमोक्रेसी और भी मजबूत हो गई है। अब जब तुम बड़े होकर वोट दोगे तो तुम इंटरनेट पर देख पाओगे कि तुम्हारी पसंद की पार्टी को कौन चला रहा है और उन्हें पैसे कहां से मिल रहे हैं। ये सुधार राजनीति को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मेरे नन्हे जीनियस, अब तुमने 2013 से लेकर 2024 तक के सभी बड़े चुनावी सुधारों को समझ लिया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यह समझाऊं कि इलेक्शन कमिश्नर्स, चुनाव कराने वाले अफसर को चुनने का तरीका हाल ही में कैसे बदल गया है? या फिर तुम कुछ और पूछना चाहोगे? Here is your ultra-compact electoral reform cheat sheet. This is designed for high-density factual recall. SC decisions. The cleanup milestones. July 5th, 2013, freebies. Promising free gifts spoils the poll process. EC must set guidelines. July 10th, 2013, Lily Thomas case. Convicted MPs, MLAs, 2+ years jail, lose seats immediately. Struck down Section 8(4) of RPA. July 10th, 2013, jailbirds. Jail inmates cannot contest. Voter status lost. Reversed later by Parliament.
Today, non-convicted prisoners can contest. September 14, 2013. Affidavits. Voters have a natural right to know candidates. Leaving form columns blank equals rejection. September 27, 2013. Nota. Right to reject all candidates via none of the above button. March 10, 2014. Fast track. Trials for legislators must finish in 1 year via day-to-day hearings. September 2018. Criminal disclosure. Parties must publish candidate criminal history on websites, TV, and explain why them over clean candidates. February 15, 2024. Electoral bonds, struck down as unconstitutional. Violated Article 19(1)(a), right to info. SBI, ordered to leak donor names. April 26, 2024. EVM VVPAT. SC refused 100% VVPAT counting. Trusted current EVM security but asked for better cross-checking. The new appointment rules, 2023 to 2025. CEC and EC Act, 2023, replaced 1991 Act. The Selection Trio, PM, Chair, Leader of Opposition, LOP, and a Union Cabinet Minister. Key shift. Remove Chief Justice of India, CJI, from the panel. Executive now has a 2-to-1 majority. Eligibility must be secretary-level officers. Current CEC, 2026. Shri Gyanesh Kumar, appointed under this new law. RPA review, the wish list. Bribery. Make it a cognizable offense. Arrest without warrant. Paid news, criminalize bought media coverage. Countermanding. Give ECI power to cancel polls for bribery, currently only for booth capturing. Decriminalization. Permanent ban on convicted persons from contesting. Revision tricks and memory anchors. The Lilly July anchor. Remember July 10, 2013 as the day the Lilly Thomas case cleaned the garden, Parliament, of bad apples. The 2013 super year, almost all major shifts, nota, blank form rejection, jail ban, Lilly Thomas, happened in 2013. Just remember, 2013 equals the cleanup year. The 2-to-1 ratio. For the new appointment law, remember PM plus Minister versus LOP. The government always wins the vote 2-to-1. Daily revision trick, the 137 rule. Day 1. Write this list by hand. Day 3. Try to recall the dates only and fill in the names. Day 7. Explain one judgment to a fake student or your mirror. This video on electoral bonds explains